वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 161। आदित्य ने जब आराध्या को देखा तो खड़ा होकर बोला, तुम आ गए। आई होप कि उस शेरा का ठिकाना तुमने लगा दिया होगा। आराध्य चलकर वृंदा के पास आया और बोला, हाँ जिंदा है, पर मौत से भी बदतर जिंदगी दी है। आदित्य बोला, अच्छा है, वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। उसने जो मेरी बहन के साथ किया उसके लिए मौत भी कम है। आराध्य, साले साहब, तुमसे पहले मुझे मेरी बीवी की फिक्र है, तो चिंता मत करूं। बस मैंने जो कहा है उस बात पर गौर करना। हाँ ठीक है, मैं सोचूंगा जीजा जी, आदित्य ने खींचते हुए कहा। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम आशु का ध्यान रखना। मैं चलता हूँ, आराध्य भी ठीक बोला। आदित्य वहां से जा चुका था। आराध्य वृंदा के पास बैठ गया और कुछ देर में उसे भी नींद आ गई। दूसरी ओर सृष्टि के घर पर अब सब कुछ ठीक था, इसलिए घर में भी खुशी का माहौल था। पर तन्मेश के कमरे का अलग ही माहौल था। सृष्टि तन्मेश के बेड पर थी। कमरे का दरवाजा बंद था। सृष्टि लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसके लहंगे का दुपट्टा नीचे गिरा था। तन्मेश सृष्टि की गर्दन पर किस कर रहा था। अचानक से सृष्टि ने तन्मेश की धक्का दे दिया, जिससे तन्मेश बेड से नीचे गिर गया। सृष्टि जल्दी से खड़ी होकर गुस्से में बोली, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? जब मैं तुमसे चीख कर बोलती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तब तुम मुझे ना जाने क्या क्या सुनाते थे, और जब मेरी शादी होने वाली है तो तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। तन्मेश जमीन से खड़ा हुआ और सृष्टि के पास गया। सृष्टि की चुनरी नीचे गिरी हुई थी। तन्मेश ने सृष्टि की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लिया। सृष्टि एकदम से सिहर गई। तन्मेश ने अपने होठ सृष्टि के कान के पास ले जाकर उसके कानों को अपने होठों से छूते हुए बोला, किसने कहा तुम्हें कि तुम्हारी शादी किसी और से हो रही है? तुम मेरी हो सृष्टि, और सबके साथ तुम्हें मुंबई ले जाऊंगा। तन्मेश के सिडेक्टिव आवाज से सृष्टि के आंख अपने आप बंद हो रहे थे। ऊपर से तन्मेश के मर्दाना हाथ जो सृष्टि के पूरे शरीर पर घूम रहे थे। उसने खुद को कंट्रोल करके तन्मेश को धक्का दिया और अपना दुपट्टा लेकर भाग गई। सीधा अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर ली और लंबी सांस लेकर बेड पर लेट गई। सृष्टि ने अपनी आंखें बंद की और तन्मेश की हर छुअन को अपने जिस्म पर महसूस कर उसने खुद को अपने में समेट लिया। उसने कुछ देर पहले की तन्मेश की हरकत महसूस की, जब वो कुछ देर पहले आंचल के कमरे से गुजर रही थी। तब अचानक तन्मेश ने सृष्टि को अपने कमरे में खींच लिया और सृष्टि को बेतहाशा चूमने लगा। सृष्टि को अचानक चौंक गई थी, पर बाद में वो छूटने के लिए छटपटाने लगी थी। पर तन्मेश ने धीरे से सृष्टि का दुपट्टा सृष्टि के ऊपर से हटाकर नीचे फेंक दिया और उसे बेड पर ले जाकर सृष्टि के कमर बंद में 2 उंगली डालकर सृष्टि की नाभि को चूमने लगा। सृष्टि को अचानक होश आया कि वो क्या सोच रही है। वो खुद से बोली, मैं उस पागल आदमी के पास दोबारा नहीं जाऊंगी, गधा कहीं का। दूसरी ओर धीरे धीरे वृंदा की नींद खुली। उसने खिड़की से देखा जहां पर सूरज ढल रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर उसने कुर्सी पर बैठकर आधा सर बेड पर रखे सोते हुए आराध्य को देखी। अब वृंदा की मुस्कान दुगनी हो गई। वृंदा ने आराध्य के गालों पर हाथ रख आराध्य को किस कर दी, पर कुछ देर में वृंदा के चेहरे से मुस्कान जाने लगी और उसकी जगह उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। क्योंकि इंजेक्शन का असर खत्म हो रहा था, इसलिए वृंदा को अब उसके पैरों में दर्द हो रहा था। वो नहीं चाहती थी कि आराध्य की नींद खराब हो,
इसलिए वृंदा खुद के दर्द रोकने के लिए अपनी आंखें बंद की, पर उसका दर्द बढ़ते जा रहा था। वृंदा की सिसकियां चालू हो गई थी, इसलिए आवाज से आराध्या की नींद भी खुल गई थी। उसने अपनी बोझिल आंखों से वृंदा को देखा और तुरंत उसकी नींद भाग गई। वृंदा की आंखों में आंसू देख उसने तुरंत वृंदा से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? वृंदा ने अपनी आंखें खोलकर आराध्या को देखा और अब उससे रहा नहीं गया तो वृंदा जोर जोर से रोने लगी। आराध्या ने वृंदा के गालों पर हाथ रख बोला, वृंदा हुआ क्या है? इस तरह क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है क्या? वृंदा ने आराध्या की शर्ट को जोर से पकड़ लिया और आराध्या की गर्दन में घुस गई और रोते हुए बोली, बहुत दर्द हो रहा है। आराध्या वृंदा का सर सहला रहा था। कहाँ दर्द हो रहा है? आराध्या ने प्यार से पूछा। वृंदा और जोर से आराध्या को पकड़ ली और रोते हुए बोली, पैरों में। आराध्या ने वृंदा को खुद से अलग कर बोला, वृंदा तुम पागल हो, जब तुम्हें दर्द हो रहा है तो मुझे उठाना चाहिए था ना। इस तरह रोने से दर्द कम हो जाएगा। रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। आराध्या जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाया और डॉक्टर ने वृंदा को इंजेक्शन दिया। डॉक्टर के जाने के बाद आराध्या वृंदा के बाजू में बैठ गया और वृंदा के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, बेवकूफ हो तुम, क्या लगा तुम्हें मैं तुम पर गुस्सा करूंगा, इसलिए तुमने मुझे नहीं उठाया। वृंदा ने अपनी भोली सी शकल से ना मैं गर्दन हिला दी। आप सोते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे, इसलिए हमने आपको नहीं उठाया। वृंदा की बात पर आराध्या को हंसी आ गई। आराध्या बोला, वृंदा तुम क्या अपने पीछे मुसीबत लेकर चलती हो? सब कुछ तुम्हारे साथ ही होता है। आराध्या की बात सुन वृंदा चीढ़कर बोली, तो जाए, जिस लड़की पर मुसीबत ना हो उसे ढूंढिए। हम नहीं रहेंगे आपके साथ, हम मम्मी पापा के साथ घर जाएंगे। आराध्या वृंदा की बात सुन चुप हो गया। वृंदा की मायके जाने की बात सुन आराध्या हकलाते हुए बोला, देखो वृंदा तुम जो कहोगी मैं करूँगा, पर मैं अकेले नहीं रहूँगा। एपिसोड 162। हाँ, और जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले जाऊँगा, पर सिर्फ कुछ घंटों के लिए। वृंदा ने आराध्या का हाथ छोड़कर बोली, पर क्यों? हम इतने सालों तक उनसे दूर रहे और अब हमें कुछ दिन मम्मी पापा के पास जाना है। पापा ने कहा भी था, हम उनकी बात कैसे टालेंगे? और मेरा क्या, मैं एक दिन भी अकेले नहीं रह पाऊंगा। नो वृंदा तुम मेरे साथ ही रहोगी। क्यों जमाई सा, मुझे मेरी बेटी को ले जाने का पूरा हक है। वृंदा आराध्या की नज़र सामने गई, जहां शर्मिला जी और विक्रम जी आदित्य खड़े थे। तीनों को देख आराध्या बैग से उतर गया। तीनों अंदर आए। आदित्य वृंदा को देख बोला, कैसी है आशु? वैसे देखकर लग रहा है बहुत जल्दी ठीक हो रही हो। वृंदा मुस्कुराकर बोली, हाँ हमें जल्दी से ठीक होना है, क्योंकि इन्होंने ने हमसे वादा किया था कि हमें घुमाएंगे। वृंदा ने आराध्या की ओर उंगली पॉइंट करके कहा। विक्रम जी आराध्या को देख सपाट लहजे में बोले, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ईशा हमारे साथ घर जाएगी, सिर्फ 1 महीने के लिए। वो इतने सालों से हमसे दूर थी। आराध्या तो शोक में था। 1 महीना? ससुर जी का दिमाग खिसक गया है। सॉरी, पर मैं वृंदा की तबीयत को लेकर रिस्क नहीं ले सकता। जब वृंदा ठीक हो जाएगी तब मैं उसे खुद आपके घर ले आऊंगा। पर विक्रम जी भी वृंदा की तरह जिद्दी थे। आपकी वृंदा पहले मेरी बेटी है और मेरे घर में हर चीज है। मेरी बेटी को वहाँ आराम मिलेगा। अब बात सीरियस होने लगी थी। वृंदा ने आराध्या का हाथ पकड़ लिया। आराध्या कुछ बोलता उससे पहले वृंदा ने उसे कुछ ना कहने के लिए गर्दन ना में हिला दी। विक्रम जी वृंदा को देख बोले, बेटा मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, तुम मेरे साथ घर चलोगी? वृंदा ने एक बार आराध्या को देखा
उसके चेहरे पर गुस्सा था, पर वृंदा की वजह से वो चुप था। वृंदा ने सर नीचे किया और हाँ बोल दिया। उसने आराध्या को नहीं देखा। आराध्या वृंदा की बात सुन चुप हो गया। आराध्या ने वृंदा से अपना हाथ छुड़ा लिया और एक्सक्यूज बोलकर निकल गया। वृंदा को बुरा लग रहा था, पर वो कैसे मना करती। विक्रम जी खुश थे कि उनकी बेटी उन पर गई है। शर्मिला जी वृंदा के पास बैठ गई और बोली, बेटा जमाई सा नाराज हो गए। वृंदा ने झूठी मुस्कान लाकर बोली, मम्मी वो तो बस यूं ही हम उन्हें मना लेंगे। विक्रम जी बोले, बेटा हम सिंह है और किसी के आगे झुकना हमें शोभा नहीं देता। वृंदा को अपने पापा की बात अच्छी नहीं लगी। वही शर्मिला जी खामोश थी। वृंदा बोली, पापा पर गलती हमारी और आपकी भी है, हम उन्हें मना लेते ना। देखिए गुस्सा हो गए, पर विक्रम जी बोले, मुझे नहीं पसंद कि मेरे घर के लोग किसी और के आगे झुककर नौकर की तरह परमिशन मांगे। इस बार आदित्य बोला, पापा आप जानते भी है वो कौन दी ग्रेट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड आराध्या खुराना, उनके आगे हम कुछ भी नहीं है। हमें तो खुश होना चाहिए कि वईशा उन लोगों के चंगुल से निकलकर आराध्या के पास पहुंच गई। शर्मिला जी भी बोली, और नहीं तो क्या, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी बेटी को जमाई सा इतना प्यार करते हैं। विक्रम जी चुप थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास था। सभी लोग बात करके वहां से चले गए। वृंदा बैठी आराध्या का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में आराध्या वापस आया, पर वो बिना वृंदा से कुछ कहे जाकर सोफे पर बैठ गया। वृंदा आराध्या को देख समझ गई कि वो नाराज हैं, लेकिन एक बार उसने आराध्या को अपने पास लाया तो वो उसे समझा देगी। वृंदा ने आराध्या को आवाज दी, पर आराध्या ने उसकी आवाज जैसे सुनी ही ना हो। वृंदा बोली, हमें वॉशरूम जाना है। आराध्या इस बार वृंदा के पास आया। वो वृंदा को उठाता उससे पहले वृंदा ने आराध्या को अपने ऊपर खींच लिया और अपने दोनों हाथ आराध्या के गले में डालकर बोली, बस ना कितना गुस्सा करेंगे। आराध्या वृंदा की बात को इग्नोर करते हुए बोला, तुम्हें वॉशरूम जाना था ना। वृंदा आराध्या के होठों को टच करते हुए बोली, हम नहीं जा रहे वॉशरूम। आराध्या वृंदा के हाथ हटाने लगा। तभी वृंदा ने आराध्या को किस करना शुरू कर दिया। आराध्या इस हमले से बच नहीं पाया। उसने भी वृंदा को किस करना चालू कर दिया। वृंदा ने आराध्या की शर्ट की बटन खोल दी और उसके सीने पर हाथ ठंडे हाथ रख दी। आराध्या अब और ज्यादा पैसिनेट हो रहा था। वृंदा के गले पर किस करने लगा और हाथ को वृंदा की थाई पर रख उसे सहलाने लगा। वो थोड़ा पैरों पर जोर दिया तो वृंदा के मुंह से आउच निकल गई। आराध्या वृंदा से अलग होकर बोला, सॉरी सॉरी वृंदा, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, बस थोड़ा सा लग गया था, पर अब हम ठीक है। आराध्या अब वहां से जाने लगा तो वृंदा ने आराध्या को खींचकर अपने पास बिठा दिया और आराध्या के सीने पर अपनी उंगली फिरते हुए बोली, आप नाराज हैं हमसे? नहीं, मैं कौन होता हूँ तुमसे नाराज होने वाला? अब तो तुम अपने डिसीजन ले सकती हो और अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है। मेरा क्या, मैं रह लूँगा। मेरे पास तो मम्मा पापा भी नहीं है। एक तुम थी, पर अब तो तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया है, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ज्यादा क्या होगा, फिर से खुद को अकेला और अनाथ समझूंगा। आराध्या उदास और तंज भरे लहजे में बोला, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हम हैं ना, और आप कहाँ से अनाथ है? आपके पास तो सीधा विशेष आंचल अंशरीत तन्मेश सभी लोग हैं। और जब हमारे बच्चे होंगे तब आप पापा और मैं मम्मी बन जाऊंगी। फिर हम अकेले नहीं रहेंगे। मत जाओ ना वृंदा, में नहीं रहूंगा। रात को मैं किसे पकड़ कर सोऊंगा। आप सोते कम और हमें परेशान ज्यादा करते हैं, और हम मम्मी से आपकी शिकायत करेंगे। आराध्या ने अपना सर पीट लिया। इसे कहीं भेजना खतरों से खाली नहीं है। वृंदा, तुम पागल हो।
रात में हमारे बीच जो भी होता है उसे तुम सासू माँ को क्यों बताओगी? क्योंकि आप हमें तंग करते हैं। आप हमें अपने दांतों से काट लेते हैं। हमें कितना दर्द होता है। हम जरूर बताएंगे। आराध्य अपने मन में सोचने लगा, क्या करूँ इसका, कब ये बड़ी होगी? वैसे सब पता है, पर इन मामलों में इसे कुछ पता क्यों नहीं होता? कहाँ खो गए? आराध्य होश में आया और बोला, वृंदा तुमने कुछ भी कहा तो मैं किसी और से शादी कर लूंगा, फिर उसके साथ रहूंगा और उसे कटूंगा। वृंदा, नहीं नहीं, हम नहीं बताएंगे, और आप जब कहेंगे तभी हम वहां जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। वृंदा भी शांति से बैठ गई और आराध्य की बातों के बारे में सोचने लगी। यहाँ घर पर सृष्टि की शादी की डेट आगे बढ़ गई थी, क्योंकि वृंदा हॉस्पिटल में थी। रेयांश भी जा चुका था, पर इस बीच उसने आंचल से माफी मांगी, पर आंचल ने रेयांश को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऋषि राजस्थान घूमने में बिजी था। अंश भी ऑफिस की वजह से मुंबई चला गया था। बाकी सब लोग राजस्थान में ही थे। कुछ दिन बीत गए। आज वृंदा को डिस्चार्ज मिल रहा था। आराध्य वृंदा को उसके मम्मी पापा के घर भेजने को मान गया था, इसलिए वृंदा सबसे मिलकर उसके पापा के घर जाने वाली थी। ऋषि वृंदा के गले लगकर बोला, भाभी मैं आपको मिस करूंगा। वृंदा भी बोली, हम भी आपको मिस करेंगे, पर आप ना इनका जरा ध्यान रखना, और ये कुछ भी उल्टा सीधा करे तो सीधा हमें बताना। ऋषि भाभी आप चिंता ना करें, आपके आने तक भाई मेरी जिम्मेदारी है। श्रद्धा मधु सृष्टि भी वृंदा के गले लगकर बोली, जल्दी आना, हमसे अकेले काम नहीं होता, और तुम्हें तो पता है ये सारे लड़के कितने आलसी है। इन लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, बस पूरा दिन चपड़ चपड़ करते हैं। वृंदा बोली, इन पर नजर रखना। वृंदा ने सबको यही कहा कि आराध्य पर नजर रखे। आराध्य खड़ा वहाँ शर्मिंदा था। आदित्य आराध्य के कान में बोला, अरे जीजा जी आपने ऐसा भी क्या किया कि ईशा सबसे यही कह रही है? आराध्य आदित्य को घूरते हुए बोला, अपने मुंह को बंद करो और जाकर तुम्हारी उस लाडली बहन का ध्यान रखो। वृंदा आराध्य को देखते हुए बोली, हमारा मंगल सूत्र कहाँ है? हमें वापस कीजिए। आराध्य ने मंगल सूत्र निकालकर वृंदा को पहना दिया और वृंदा वहां से अपने परिवार के साथ निकल गई। एपिसोड 163। वृंदा विक्रम जी के घर पहुंची। वहां पहले से ही काफी नौकर खड़े थे। आदित्य वृंदा को अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी थी। शर्मिला जी वृंदा की आरती उतारती हैं। आदित्य वृंदा को लाकर सोफे पर बिठा दिया। सभी नौकर वृंदा को देखते हैं, क्योंकि वो शर्मिला जी की तरह दिखती है। वृंदा पूरे घर को देख रही थी। उसे कुछ कुछ इस घर की झलकियां याद थी, पर अभी भी उसे कुछ याद नहीं है। वृंदा की नज़र अपने सामने एक फोटो पर जाती है, जिसमें एक 5 साल का बच्चा, एक 3 साल की बच्ची और शर्मिला जी विक्रम जी थे। वृंदा आदित्य को देख बोलती है, भैया क्या वो मैं हूँ? आदित्य भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाता है। शर्मिला जी एक नौकर से पूछती हैं, क्या ईशा का कमरा रेडी है? नौकर हाँ में सर हिलाता है। आदित्य वृंदा को लेकर उसके कमरे में जाता है। वो कमरा बिल्कुल राजकुमारी जैसा सजा हुआ था। बेड के पास वाली दीवार पर वृंदा की फोटो लगी हुई थी। बेड के चारों ओर सुंदर पर्दे की जाली थी। कमरे के बीच गोल टेबल और सोफा था, और सुंदर सी बालकनी थी। आदित्य बोला, आशु तुझे कमरा पसंद आया ना? वृंदा ने हाँ में सर हिला दिया। आदित्य वृंदा को आराम करने का बोलकर वहां से चला गया। वृंदा ने अपनी आंखें बंद कर कुछ देर के लिए सो गई। वही दूसरी और सृष्टि के घर पर सभी आ चुके थे। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए थे, पर आराध्य तो कब से उदास था। वो वृंदा के बिना रह ही नहीं पा रहा था।
अपने कमरे में भी बस उसे वृंदा की खुशबू ही महसूस हो रही थी। वृंदा से ध्यान भटकाने के लिए उसने लैपटॉप उठाया और काम करने लगा। पर वो कब तक ये से काम करता। दूसरी ओर श्रद्धा के कमरे में विशेष श्रद्धा को देख रहा था। वही श्रद्धा लैपटॉप पर काम कर रही थी। विशेष तब तक श्रद्धा को देखता रहा जब तक श्रद्धा ने लैपटॉप नहीं रख दिया। श्रद्धा विशेष को देख बोली, आप कब से मुझे देख रहे हैं? कुछ पूछना था आपको। श्रद्धा के बोलने पर विशेष हिचकिचाते हुए बोला, श्रद्धा तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना? विशेष के पूछने पर श्रद्धा बोली, ऐसा नहीं है। जब मैं 11 क्लास में थी तब मुझे एक लड़का पसंद आया था। मैं उसे छुप छुप कर देखती। वो क्लास का टॉपर था और मैं सेकंड नंबर लाती थी। वो कभी किसी लड़की से बात नहीं करता था, इसलिए मुझे वो पसंद था। धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि वो भी मुझे पसंद करता है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। वो मेरे घर पर आने लगा था। हम दोनों साथ में पढ़ाई करते, साथ में घूमने भी जाते। हमने सोचा था 12 के बाद सगाई कर लेंगे, पर जब वो और मैं कॉलेज में गए तो कुछ समय तक सब ठीक था। धीरे धीरे वो बदलने लगा और मैं जब भी उससे बात करती वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता। जब मैंने उससे सगाई की बात की तब उसने मुझे मना कर कहा कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे भी ठीक लगा, पर बाद में मुझे पता चला कि उसे कोई और पसंद आ गई थी। वो लड़की पैसे वाली थी और वो उसे पसंद करने लगा है। फिर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। श्रद्धा ने अपनी बात कह तो दी थी, पर विशेष को ये बात पसंद नहीं आई थी। पर वो समझता था कि ये शादी के पहले हुआ था, अभी श्रद्धा सिर्फ उसकी है। विशेष बोला, तो तुम्हें कौन पसंद है, मैं या वो जिसे तुम प्यार करती हो? श्रद्धा विशेष की बात सुधारते हुए बोली, करती हूँ नहीं करती थी। अब मैं सिर्फ एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो आप है। विशेष हल्का सा मुस्कुरा दिया। श्रद्धा बोली, और आपको किसी से प्यार नहीं हुआ कभी? विशेष न मैं गर्दन हिलाकर बोला, मुझे अकेले रहना पसंद था। इनफैक्ट हम सभी भाइयों को ये सब पसंद नहीं था, पर एक वक्त में सब अपनी जरूरत पता चलती है। आराध्य हर वक्त इतना गुस्से में रहता था, पर वृंदा के दुख को कम करते करते कब उसका गुस्सा चला गया उसे भी नहीं पता। आराध्य की वजह से ही धीरे धीरे सब शादी कर रहे हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद सब अकेले हो गए थे, तो हम सब ने अपनी कमजोरी को ही ताकत बनाने का सोचा, इसलिए कभी इन सब का वक्त ही नहीं मिला। श्रद्धा तो खुश थी। वो जल्दी से विशेष के ऊपर चढ़कर अपने होठ विशेष के होठों पर रख दी। विशेष सुन रह गया। ये दूसरी बार था जब श्रद्धा उसे किस कर रही थी। विशेष का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और श्रद्धा के बालों को अपनी मुट्ठी में ले लिया। विशेष हर अंग अकड़ रहा था। श्रद्धा के कमर को खींचकर खुद से इस तरह सटा दिया कि दोनों के बीच हवा भी न आए। विशेष श्रद्धा के होठों को स्मूच कर रहा था। अपने हाथ पीछे लाकर श्रद्धा की चेन खोल दी, जिससे श्रद्धा की ड्रेस शोल्डर से नीचे गिरने लगी थी। विशेष श्रद्धा के शोल्डर पर हाथ रख बालों को पीछे किया। श्रद्धा की गर्दन पर किस किया। श्रद्धा सिहर कर विशेष के बालों को पकड़ ली। विशेष श्रद्धा की ब्रा नीचे करने गया तो श्रद्धा विशेष को रोक दी और शर्माते हुए बोली, वो हम घर जाकर करे, मैं किसी और के घर नहीं इस खुशी को जीना चाहती। विशेष ने खुद को रोका और श्रद्धा की बातों की रिस्पेक्ट करते हुए उसने श्रद्धा को छोड़ दिया। दूसरी ओर वृंदा जब सोकर उठी तो उसने देखा उसका फोन बज रहा था। फोन उठाकर वो कुछ बोलती उससे पहले आराध्या की सख्त आवाज उसके कानों में सुनाई दी, वृंदा तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी दवाई का वक्त हो चुका है?
कितनी लापरवाह हो तुम। विशेष की गुस्से भरी बात सुनकर वृंदा चुप हो गई और नाराज होते हुए बोली, हम सॉरी कहते हैं आपको, पर हमें मम्मी ने दवाई खिला दी थी। और किस बात पर आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? अभी सिर्फ आधा दिन गुजरा है और आप अपने पहले वाले अवतार में आ रहे हैं। हमें पता है आप क्यों गुस्सा है। आपकी कॉफी हमने सृष्टि को बोल दी है, कुछ देर में आ जाएगी। और आपके रोज पहनने के कपड़े भी हमने रखवा दिए हैं, और फिर भी आप हमें डांट रहे हैं। आराध्य फिर से अपनी कड़क आवाज में बोला, अपना ध्यान रखना। आराध्य खुद समझ नहीं पा रहा था आखिर वृंदा के ना रहने पर वो क्यों इस तरह हो गया है। एपिसोड 164। आराध्य ने फोन रख दिया और वापस अपने काम में लग गया। यहाँ वृंदा आराध्य के ये से फोन रखने बोली, खडूस अकडू कही के हमेशा गुस्से में रहते हैं। वृंदा कमरे में बैठी थी, तभी विक्रम जी दरवाजे के पास से आवाज लगाकर बोले, बेटा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वृंदा, पापा आप कुछ क्यों रहे हैं, आइए ना। विक्रम जी कमरे में आकर वृंदा के पास बैठ गए। बेटा आपको कुछ चाहिए? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? नहीं पापा, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो है। अच्छा तो मुझे छोड़कर दोनों बाप बेटी यहाँ गप्पे मार रहे हैं। वृंदा, मम्मी आइए ना, हम बहुत बोर रहे थे तो पापा आ गए। शर्मिला जी कमरे में आई। अरे आपने मेरी लाडो को कुछ खिलाया कि नहीं? हाँ खिला दिया, आपको तो कुछ याद रहता नहीं है। अब देखना मेरी बेटी आ गई है ना, बहुत जल्द उसे ठीक कर दूंगी। मम्मी हम तो बहुत जल्द चलने लगेंगे। अच्छा बेटा तुम रात के खाने में क्या खाओगी? मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। हम तो कुछ भी खा लेंगे, हमें सब पसंद है। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दाल बाटी बना देती हूँ। मम्मी और जलेबियाँ भी खाना है, वो भी बना देना। ठीक है मेरा बच्चा, मैं तैयारी करती हूँ। और आप क्या इधर बैठे हैं? ईशा की बाहर ले चलिए, अंदर बैठे बैठे मेरी बेटी मुरझा गई है। विक्रम जी वृंदा को लेकर बाहर आए। आदित्य भी उसी वक्त ऑफिस से आया था। वो अंदर आते हुए बोला, कैसी है आशु? ठीक हूँ भाई, आप आ गए। मम्मी दाल बाटी और जलेबी बना रही है, चलिए जल्दी से फ्रेश होकर आइए। हाँ हाँ ठीक है, सब कुछ तो तेरी ही पसंद का है, तो सोच रहा हूँ मैं भी खा लूँ। आदित्य अंदर चला गया। शर्मिला जी विक्रम जी से बोली, एक हफ्ते में शादी की तैयारी करनी है, कुछ दिन में लाडो भी ठीक हो जाएगी तो वो भी हमारी हेल्प कर देगी। आदित्य बाहर आया और बोला, मम्मी खाना लगा दो। हाँ तुम लाडो को टेबल पर ले आओ। आदित्य वृंदा को अपनी गोद में उठा लिया। तू कितना खाती है? इतना वजन है कि मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ। वृंदा आदित्य को मारते हुए बोली, हमारा वजन ठीक है, आपके अंदर ताकत की कमी है। पता नहीं सृष्टि आपसे शादी करके कैसे रहेगी। ओए ताकत इतनी है कि तेरे पति को मार सकता हूँ। आप उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। वो सुपरमैन है। वो हमें हरिद्वार से अगवा कर लाए थे, फिर हमसे जबरदस्ती शादी कर लिए थे। वृंदा की किडनैप वाली बात सुन विक्रम, शर्मिला, आदित्य शोक रह गए। आदित्य वृंदा को टेबल पर बैठा कर बोला, आशु आराध्य ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था? अरे भाई आपने न्यूज़ नहीं देखी थी क्या? वो मीटिंग के लिए हरिद्वार आए थे और रिया दीदी ने हमें जबरदस्ती किसी होटल ले गई थी और हम इतनी भीड़ देखकर डर गए थे, तो हम इनके कमरे में चले गए थे और पता नहीं कैसे ये बात सबको पता चल गई थी। इसलिए चाची जी ने हमें बहुत मारा था। हमें ठंड में रात को छत पर छोड़ दिया था। फिर जब हम मंदिर जा रहे थे तब कुछ आदमी ने हमें अगवा कर लिया था, तभी हम इनसे मिले। पहले ये हमें पसंद नहीं करते थे, पर बाद में ये हमारा ख्याल रखने लगे थे और जो हमें परेशान करता उन्हें ये सज़ा देते थे।
शर्मिला जी के साथ साथ सभी हैरान थे। आदित्य माहौल को बदलते हुए बोला, हाँ ठीक है, तेरे उनका गुणगान बहुत सुन लिया, चल अब खाना खा ले। उसके बाद दवाई। वही दूसरी और सभी खाने के टेबल पर बैठे थे। सभी हंसी मजाक कर खाना खा रहे थे। वही आराध्य जो अपने चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन लेकर खाना खा रहा था। ऋषि विशेष के पास बैठा हुआ था। वो आराध्य को देख विशेष के कान में बोला, भाई आराध्य भाई को देख लग रहा है जैसे वो फिर से अपने पहले वाले अवतार में आ गए हैं। देखो कैसी शकल बनाई हुई है। चुप हो जा, अगर उसने सुन लिया तो तुझे छोड़ेगा नहीं। चुपचाप अपना खाना खा। वृंदा के जाने का सदमा उसे लगा है। सब खाना खा रहे थे। जब रुचि बोली, सृष्टि की शादी का मुहूर्त 1 हफ्ते बाद का निकला है, तो कल से तैयारी शुरू कर देते हैं। तन्मेश एक नज़र सृष्टि को देखा और एक हल्की मुस्कान दी, जिसे सृष्टि ने देख ली थी, पर वो चुपचाप अपना खाना खाने लगी। अगले कुछ दिन निकल गए। इस बीच वृंदा चलने लगी थी। आराध्य और बाकी सब तैयारी में लग गए थे। रुचि ने घर में सभी के कपड़े के लिए राजस्थान के कई लोगों को बुला लिया। वहाँ वृंदा आदित्य के घर में भी मेहमान आ चुके थे, इसलिए वृंदा और आराध्य के बीच बात ना के बराबर हो गई थी। दोनों घरों में भीड़ थी। आराध्य इन 1 हफ्तों में बिल्कुल डेविल हो चुका था। हर वक्त चेहरे पर सख्त मिजाज। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया था। श्रद्धा, मधु, आंचल सृष्टि को तैयार कर रही थी। दूसरी और बारात आ चुकी थी। सब तैयार थे, सिवाय आराध्य। उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था। कोई और उसके कपड़ों को हाथ लगाए ये आराध्य को नहीं पसंद था, इसलिए वो खुद ही सब कुछ करने के चक्कर में पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया था। यहाँ बाहर मधु, श्रद्धा, आंचल बाहर बारात देख रही थी, पर सृष्टि का दिल धक धक हो रहा था। उसे काफी बेचैनी हो रही थी। वो सही कर रही है या गलत, यही सोच रही थी, पर अब सोचने का कोई फायदा नहीं है। नीचे बारात खड़ी है। आज से अभी से वो तन्मेश को अपने दिल से निकालती हैं। नीचे रुचि जी द्वार पर स्वागत के लिए खड़ी थीं। लड़के वालों का स्वागत हो रहा था। वृंदा ने देखा कि सब खड़े हैं, पर आराध्य वहाँ नहीं है। वृंदा सबसे नजरें चुराकर आराध्य के कमरे में गई। उसने धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो पूरा कमरा तहस नहस हो रखा था। आराध्य बाथरूम से एक शेरवानी पहनकर निकला, पर वो भी आराध्य को कुछ ठीक नहीं लग रही थी, या उसे वो ठीक से पहन नहीं पा रहा था। वृंदा एक लंबी सांस लेकर अंदर गई और बोली, आप अब तक तैयार नहीं हुए। आराध्य ने पलटकर वृंदा को देखा। आराध्य की आंखों में एक सुकून आ गया। वो जल्दी से वृंदा के पास गया। उसने कसके वृंदा को हक कर लिया। कैसी हो तुम? वृंदा मुस्कुराकर बोली, हम ठीक है, पर आपने ये क्या हुलिया बनाया है? पूरे कमरे को और खुद का भी हाल खराब किया है। चलिए पहले तैयार हो जाए। वृंदा ने आराध्य को खुद से अलग किया और आराध्य की अलमारी से उसके लिए एक अच्छी सी डार्क शेरवानी लेकर आई। आराध्य को देकर बोली, जल्दी से पहन कर आइए। आराध्य शेरवानी लेकर चला गया। वृंदा ने तब तक कमरा ठीक किया। आराध्य जब बाहर आया तो वो काफी हैंडसम लग रहा था। वृंदा आराध्य को बोली, अब तैयार हो जाए। आराध्य वृंदा को देखने में बिजी था। जल्दी से वृंदा के पास आकर उसे हल्का सा लिप किस कर बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हूँ, मुझे तुम्हें और किस करना है। जी नहीं, अभी हमें आदि भैया और सृष्टि भाभी की शादी देखनी है, जल्दी चलिए। वृंदा खिंचकर आराध्य को मंडप पर लाई। सृष्टि और आदि वहां बैठे थे। आदित्य सेहरे में था, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। सृष्टि घूंघट में थी। दोनों के 7 फेरे हुए। सिंदूर और मंगल सूत्र की रस्म हुई। शादी संपन्न हुई। अब से आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी है।
शर्मिला जी बोली, बेटा अब तुम सेहरा उठा दो। और बहू तुम भी। आदि ने सेहरा उठाया पर वो आदि था ही नहीं। सृष्टि का भी घूंघट ऊपर किया। सृष्टि की नज़र जब अपने पास खड़े लड़के पर गई तो वो आंखें फाड़े देख रही थी। एपिसोड 165। सभी लोग खड़े देख रहे थे। विक्रम जी बोले, ये क्या बदतमीजी है। और आदित्य कहाँ पर है। शिविन भी बोला, ये सब क्या है। और तन्मेश कैसे। आराध्य आगे आ रहा था तो वृंदा ने उसे पकड़ लिया। आराध्य ने वृंदा से अपनी कलाई छुड़ा कर आगे आया। अंकल मैं बताता हूँ ये क्या है। उससे पहले मैं आदित्य को भी बुला लेता हूँ। आराध्य ने आदित्य को पुकारा तो आदित्य निकलकर बाहर आया। विक्रम जी बोले, ये सब क्या है। आदि शादी तुम्हारी थी, फिर तुम कहाँ चले गए। पापा शांत हो जाए, मैं आपको सब बताता हूँ। वो मुझे पहले ही पता चल गया था कि सृष्टि और तन्मेश एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर तन्मेश सृष्टि को पहले पसंद नहीं करता था। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सृष्टि को पसंद नहीं करता है। पर दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं था। उसी बीच आप लोगों ने मेरी और सृष्टि की शादी तय कर दी। पर जब मुझे आराध्य ने बताया तो मुझे लगा शायद मैं बीच में आ रहा हूँ। इसलिए मैंने और आराध्य ने ये प्लान बनाया था। और देखिए सब ठीक है। सब हैरान थे। रुचि बोली, पर एक बार हम सबको बता तो देते। आराध्य आंटी जो हुआ उसे भूल जाइए और इन्हें आशीर्वाद दीजिए। काफी लंबी बहस के बाद सभी ने शादी स्वीकार कर ली। पर सृष्टि काफी गुस्से में थी। उसने तन्मेश के साथ सबका आशीर्वाद लिया। दोनों आदित्य के पास पहुँचे। आदित्य दोनों को बधाई देते हुए बोला, खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। तन्मेश उसे थैंक यू बोला पर सृष्टि आदित्य को देख लंबी सी स्माइल दी। वो खतरनाक वाली। धीरे से दांत पीसते हुए, तेरी स्माइल ना गायब की फिर बोलना, कुत्ता कहीं का। आदित्य अंदर से डरा हुआ था पर वो झूठी हंसी हंसते हुए, देख सृष्टि इस तरह जंगली बिल्ली क्यों बन रही है। तू मेरी अच्छी दोस्त है। दोनों इतनी धीरे बोल रहे थे कि तन्मेश के सिवा दोनों की बात कोई नहीं सुन पाए। दोस्ती गई तेल लेने। भगवान करे तेरी शादी के वक्त घोड़ा लंगड़ा हो जाए, तेरी दुल्हन लूली लंगड़ी हो। कमीना इतना बड़ा धोखा मुझे बता नहीं सकता था। मेरी शामत आई थी जो तुझे बताता। वैसे भी तुझे तन्मेश झेले। मैं किसी दूसरी लड़की से शादी करूंगा। तन्मेश सृष्टि की बात सुन अपना मुंह छुपाकर हंस रहा था। पर अचानक से उसकी हंसी गायब हो गई। एक मिनट, इस लड़की ने अभी क्या बोला। कुत्ता कमीना, इसका मतलब ये गाली भी देती है। पर इतने बड़े घर की लड़की इस तरह के सड़क छाप वर्ड कहाँ से सीखी। तन्मेश ने आदित्य को देखा। आदित्य ने हाँ में सिर हिला दिया। रुचि बोली, बस करो, कितनी बातें करोगे, चलो अभी इधर आओ। आदित्य को छोड़कर दोनों रुचि के पास आ गए। आराध्य बोला, आंटी हम कुछ देर में ही मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। अरे बेटा इतनी जल्दी क्या है, कल जाना। शिविन ने कहा, नहीं अंकल काफी वक्त हो गया है, हमें यहाँ आए, मुझे कल मीटिंग अटेंड करनी है। हाँ बेटा ठीक है, पर ईशा कुछ दिन और हमारे पास रहेगी। शर्मिला जी बोली। वृंदा कभी आराध्य को देखती तो कभी अपने मम्मी पापा को। फिर वो आराध्य के पास आकर बोली, मम्मी हमें घर जाना है, हम फिर कभी आ जाएंगे। वृंदा की प्यारी बातें सुन सबको उस पार प्यार आता था। हम पैकिंग करने जाते हैं। वृंदा जल्दी से वहां से भाग गई। आदित्य बोला, मम्मी मैं भी मुंबई जा रहा हूँ, वहां पर ऑफिस भी देखना है। ठीक है, मैं तुम्हारा सामान पैक करवा देती हूँ। और तुम रहने कहाँ वाले हो। आराध्य तपाक से बोला, आंटी मेरे घर। ये आंटी क्या है, मैं आपकी मम्मी हूँ, तो आगे से मुझे मम्मी ही बुलाना। धीरे धीरे सब अपने सामान पैक करने चले गए।
सृष्टि अपने कमरे में आकर सारा सामान पैक करने लगी। रुचि भी सृष्टि के कमरे में आकर बोली, बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है तो थोड़ी बड़ी हो जाओ, हर वक्त शैतानी क्यों करती हो। सृष्टि चिढ़ते हुए बोली, मम्मी आपको मैं हर वक्त शैतान ही लगती हूँ। मैं बता रही हूँ, इस तन्मेश को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये से कैसे मेरी मर्जी के बिना उसने शादी की, पर तुम भी तो उससे प्यार करती थी। मम्मी मैं प्यार करती थी नहीं करती हूँ, पर मैं ना उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये खुद को समझता क्या है, पागल उल्लू गधा बैल छिछोरा। सृष्टि अपने में बोले जा रही थी, पर वही पीछे तन्मेश खड़ा सब सुन रहा था। जब रुचि की नज़र तन्मेश पर गई तो वो सृष्टि को खींच रही थी, पर सृष्टि अपने में ही बोले जा रही थी, क्या है मम्मी आप इस तरह मेरे कपड़े पकड़कर क्यों खींच रही है। सृष्टि पीछे घूमी तो तन्मेश वहाँ खड़ा था, पर सृष्टि के चेहरे पर कोई डर नहीं था। रुचि चलकर तन्मेश के पास आकर बोली, बेटा आप बुरा मत मानना, मेरी बेटी थोड़ी नादान है। आप दोनों सामान पैक करें, मैं चलती हूँ। रुचि के जाने के बाद सृष्टि अपने कपड़े पैक करने लगी। तन्मेश अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो सृष्टि के पास आया, ये अभी तुम क्या बोल रही थी। तन्मेश ने सृष्टि से पूछा, पति परमेश्वर आपकी भर भर कर तारीफ कर रही थी, क्यों आपको पसंद नहीं आया। सृष्टि ने तंज में कहा, सृष्टि तुम्हें हुआ क्या है, और तुमने गलियां देना कब सीखा। जब से पैदा हुई तब से। और तुम मुझे ये बताओ, दिखने में बड़े सीधे लगते हो, पर इस तरह की छिछोरी हरकत करते हो, ये से बिना बताए दूल्हा कैसे बदल दिया। मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हें और उस आदित्य को छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाँ ठीक है, कर लेना, पर पहले हम घर पहुँचकर अपनी सुहाग रात मनाएंगे। तुम बहुत बेशर्म हो, पागल इंसान। तन्मेश ने सृष्टि को पीछे से हक कर बोला, आज रेड साड़ी पहनना तुम पर अच्छा लगेगा। सृष्टि खुद को छुड़ाते हुए बोली, मेरी जो मर्जी होगी वही पहनूंगी। सृष्टि तिल मिलाकर बोली, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो पसंद वो पहनो, पर अब हमारी शादी हो गई तो ये गुस्सा थूको और थोड़ी समझदार बन जाओ, क्योंकि मुझे इतना बोलने वाली लड़कियां नहीं पसंद। तन्मेश ये बस सृष्टि को चिढ़ाने के लिए बोल रहा था, उसे तो सृष्टि ये सी ही पसंद है। सृष्टि तन्मेश को धक्का देकर बोली, मैं क्यों बदल जाऊं, तुम बदलो, पूरे के पूरे चमू हो। आज के ज़माने में चश्मा कौन लगाता है। सृष्टि तुम्हारा हो गया, अब चलो मेरा सामान पैक करा दो, क्योंकि तुम तो ये से लड़ने से बाज आने वाली नहीं हो। तन्मेश जबरदस्ती सृष्टि को अपने साथ ले गया। यहाँ वृंदा अपने और आराध्य के कपड़ों को रख रही थी। तभी आराध्य अंदर आया और बेड पर बैठ गया। वृंदा कपड़े पैक करने में बिजी थी। आराध्य ने तकिया लिया और उसे पकड़कर अपने सीने से लगाकर वृंदा को देखते हुए बोला, वृंदा क्या तुम्हें सच में जाना है। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कुछ दिन और अपने मम्मी पापा के साथ रह सकती हो, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। वृंदा ने आराध्य को देखा और बोली, वो हम मम्मी के घर बोर हो जाते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, पर हमारे घर ऐसा नहीं है। हमारे साथ कमरे में आप रहते हैं और बाहर बाकी सब रहते, तो घर पर हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा वो सब ठीक है, पर तुम कभी मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाती। वृंदा कुछ सोचते हुए बोली, क्योंकि हम हरिद्वार में थे, जब कभी चाची हमें मारती थी तो हम मंदिर के पीछे जाते थे, तभी हम कुछ औरतें को बात करते सुना था कि अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और चाची भी कभी चाचा जी का नाम नहीं लेती थी। इधर मेरे पास आओ। वृंदा चलकर आराध्य के पास गई। आराध्य ने तकिया साइड में रख वृंदा को अपनी गोद में बैठा दिया। वृंदा ने अपने हाथ आराध्य के गले में डालकर उसे टिमटिमाते आंखों से देखने लगी। आराध्य बोला, तुम पागल हो, किसी की बातों में मत आया करो।
ये पहले का रिवाज था। तुम्हें पता है, मेरी मम्मा भी पापा को उनके नाम से बुलाती थी। वृंदा बोली, आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते थे ना? आराध्या मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। अच्छा, तो वे कैसी थी? वो भी आपकी तरह बहुत गुस्सा करती थीं। आराध्या, नहीं, मम्मा गुस्सा नहीं करती थीं। वो तो बहुत स्वीट थी। पर पापा गुस्सा करते थे और मैं उन पर गया हूँ। मेरी मम्मा बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, बहुत अच्छी, पर पापा उन पर गुस्सा नहीं करते थे। वो तो मम्मा से बहुत प्यार करते थे, जैसे तुम और मैं करते हैं। आपसे एक बात पूछूं? वृंदा ने कहा। हाँ पूछो। आपका नाम आपकी मम्मा ने पसंद किया था, क्योंकि सासू माँ का नाम राध्या था। नहीं, मेरा नाम पापा और मम्मा दोनों के नामों पर रखा गया है। आरुष का आ और राध्या का ध्य, तो इसलिए मेरा नाम आराध्या है। वृंदा खुश होकर बोली, तो हम भी अपने बच्चे का नाम हम दोनों के नाम से रखेंगे। वृंदा की खुशी देख आराध्या बोला, ठीक है। वृंदा आराध्या के गालों पर किसकर बोली, हम आपका ख्याल वैसे ही रखेंगे जैसे सासू माँ रखती थी, ताकि आप उन्हें ज्यादा परेशान ना करे, वरना वो हम पर गुस्सा कर बोलेंगी, कैसी निकम्मी बहू मिली है, मेरे बेटे को संभाल नहीं पाई, कितना दुबला हो गया मेरा। वृंदा की एक्टिंग देख आराध्या की हंसी छूट गई, पर किसी कोने से उसके आंसू निकल गए। उसके अंदर खुशी और दुख दोनों थे। इस लड़की के सहारे वो अपना पूरा जीवन बिता सकता है। उसकी बचकानी हरकत, उसका प्यार, उसकी केयर वो खुद से भी ज्यादा करती हैं। बस ये खुशी उसकी लाइफ से कभी ना जाए। वो उसे अपनी जान देकर भी प्यार करेगा। एपिसोड 166। सभी लोग एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। सभी जहाज में बैठे और वहां से मुंबई की ओर रवाना हो गए थे। लगभग 2 घंटे बाद वो सभी मुंबई पहुंचे और कार में बैठे घर की ओर रवाना हो गए। कुछ देर में सभी घर पहुंच गए। रात का वक्त था, अंश घर पर ही था। जब सभी लोग घर पहुंचे तो तन्मेश और सृष्टि का गृह प्रवेश कराने के लिए मधु और बाकी सब उन दोनों को बाहर रुकने का बोलकर जैसे अंदर जाने लगे तो उनके कानों में एक लड़की की आवाज गई, रुकिए। उस लड़की की आवाज सुन सब वही रुक गए। जब उनकी नज़र उस लड़की पर गई तो सब हैरान रह गए। वो लड़की पीले लोग फ्रॉक में वन साइड दुपट्टा लिए, हाथों में थाल और कलश लेकर आ रही थी। उनमें से कुछ तो उस लड़की को जानते थे, पर लड़कियां नहीं जानती थीं। वो लड़की चलकर दरवाजे के पास आकर कलश को नीचे रख तन्मेश और सृष्टि की आरती उतार कर, अब आप कलश को दाहिने पैर से मारकर अंदर आइए। सब शौक थे, पर सृष्टि जल्दी से कलश को गिरा कर अंदर आई। उसके पीछे सब आ गए। विशेष उस लड़की के बाल को छूते हुए बोला, अरे रिद्धि, तेरे बालों को क्या हो गया? ये इतने लंबे कैसे हुए? हाँ, ये लड़की कोई और नहीं रिद्धि थी। श्रद्धा विशेष के हाथ को नीचे करते हुए विशेष को गुस्से में घूर रही थी, जिससे विशेष दोबारा कुछ नहीं बोला। वही रिद्धि विशेष की बात का जवाब देते हुए बोली, सीनियर, आपको पता है मैंने पिछले 4 सालों से बाल नहीं कटवाए, इसलिए ये लंबे हो गए। ऋषि आगे आते हुए बोला, मैं भी आपको जानता हूँ, आप वही है ना जो कॉलेज में किसी से नहीं डरती थीं, और पूरी कॉलेज आपसे डरता है। रिद्धि ने खुशी से हाँ में सिर हिला दिया। ओह माय गॉड, मैं द ग्रेट रिद्धि सिन्हवाल से मिला। वाओ, आप मुझे अपना ऑटोग्राफ देना। पर एक मिनट, आप यहाँ क्या कर रही है? ऋषि ने कहा। अंश और रिद्धि ने एक दूसरे को देखा। अंश ने फिर धीरे से कहा, वो मैंने शादी कर ली। उसकी आवाज इतनी धीरे थी कि कोई भी नहीं सुन पाया। आराध्या ने थोड़ा सख्त होकर कहा, अंश तुम थोड़ा तेज बोलोगे। अंश ने अपनी आंखें बंद की और एक सांस में बोल गया, वो मैंने रिद्धि से शादी कर ली। वहाँ पर सन्नाटा छा गया। कुछ देर सब चुप खड़े थे। तन्मेश बोला, पर तू तो रिद्धि को पसंद नहीं करता था,
अंश हकालते हुए बोला, वो तो कॉलेज में नहीं करता था, पर अब मैं इसे पसंद करता हूँ। पर रिद्धि की शकल देखकर तो नहीं लग रहा कि वो तुझसे प्यार करती है। रिद्धि अपनी नज़र झुकाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आराध्य बोला, अंश तुम बताओगे कि किस वजह से तुम दोनों ने शादी की? अंश बोला, हाँ मैं बताता हूँ। फ्लैशबैक। अंश जब मूवी आया तो उसने सबसे पहले रिद्धि के बारे में पता करवाया। तब उसे पता चला कि रिद्धि के दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट है। और जब वो उनसे मिलने गया तो बातों बातों रिद्धि के दादाजी को अंश इतना पसंद आया कि उसने रिद्धि से शादी का वादा ले लिया। रिद्धि के दादाजी बोले, बेटा तुम दोनों मेरे जीते जी शादी कर लो, वरना उसके अपने इसकी शादी उस हैवान से करा देंगे। रिद्धि इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, पर उसके दादाजी ने उससे इतना रिक्वेस्ट किया कि रिद्धि मना नहीं कर पाई। पर वो अभी भी वंश को पसंद नहीं करती। अंश की बात सुन सब खामोश थे। ऋषि सबको देख बोला, क्या मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा? उसकी बात सुन वृंदा भी बोली, हाँ भैया मैं भी यही सोच रही हूँ। जबकि सबने इस घर में शादी कारण से ही की है। हमें नहीं होना सीरियस, ये काम हमारे पति देव का है। हम तो चले माँ की हाथ की जलेबी खाने। ऋषि खी 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 करते हुए बोला, भाभी एक दो अपने इस देवर को भी खिला दीजिए। हाँ हाँ भैया चलिए चलते हैं, हम दोनों साथ में जलेबी खाएंगे। माहौल को सीरियस देख श्रद्धा भी बोली, वृंदा भाभी मैं भी चलती हूँ, थोड़ा बहुत खा लूंगी। तो मधु रोकते हुए बोली, अरे रुको पहले हम दो कमरे सजा देते हैं, उसके बाद खाते हैं। रिद्धि अपना सिर नीचे किए हुए बोली, वो कमरा मैंने पहले ही सजवा दिया, तो क्या मैं भी जलेबी खा सकती हूँ? सबको देख सृष्टि बोली, हाँ थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ, वरना इस राक्षस से लड़ूंगी कैसे। चलो चलते हैं। ऋषि के साथ सारी लड़कियां खिसक ली। अब वहां बस आराध्य, तन्मेश, रीत, सिद्धा, अंश, आदित्य, आंचल बचे थे। आंचल बोली, आराध्या वृंदा ने तो पूरे सीरियस माहौल को जलेबी में बदल दिया। ये लड़की तुमसे डरती नहीं है, ऊपर से इस घर की सारी बहुएं अतरंगी है। मैं तो चली सोने, बाय। ये बोलकर आंचल सोने चली गई। आराध्य ने सबको देखा और बोला, तुम सब अपने कमरे में जाओ। सब जल्दी से अपने कमरे में चले गए। ये लड़की एक दिन इसके चक्कर में पागल हो जाऊंगा। कभी मेरी बात को सीरियस नहीं लेती, हर वक्त बचपना। क्या करूं वृंदा, तुम्हें डांट भी नहीं सकता, इतनी प्यारी जो हो। कुछ देर में आराध्या भी अपने कमरे में चला गया। यहाँ खाने के टेबल पर सारी लड़कियां खाने में मस्त थी। ऋषि और बाकी सबने जब खाना खा लिया तो बातें करने लगीं। यहाँ तन्मेश अपने कमरे में सृष्टि का इंतजार कर रहा था। उसने कपड़े भी बदल लिया था। सोफे पर बैठा तन्मेश अपने मन में बोल रहा था, दुल्हन मैं हूँ या कब से इंतजार कर रहा हूँ। और ये है कि इस वक्त जलेबी खाने की पड़ी थी। तभी दरवाज़ा खोलकर सृष्टि अंदर आई। तन्मेश ने सृष्टि को देखा। वो कुछ बोलता उससे पहले सृष्टि ने अपने बैग के पास जाकर अपने कपड़े लिए और शॉवर लेने चली गई। तन्मेश फिर सृष्टि का इंतजार करने लगा, लेकिन जब सृष्टि बाहर आई तो तन्मेश का मुंह खुला रह गया। लाल शॉर्ट नाइट गाउन जो उसके थाई के थोड़ा ऊपर थी, पतली सी डोरी के सहारे वो सृष्टि के कंधे पर टिकी हुई थी। तन्मेश को अचानक माहौल काफी गर्म महसूस हुआ। सृष्टि चलकर आईने के पास आई और नाइट क्रीम को अपने गले में कुछ इस तरह लगा रही थी कि तन्मेश को अपनी सांस को रोकनी पड़ी। सृष्टि बेड पर आई और उसने उस बिस्तर को देखा जिस पर गुलाब बिछे हुए थे। उसने उस पूरे बिस्तर को एक बार झटका, जिससे वो सभी फूल नीचे गिर गए। सृष्टि ने फिर चादर को देखा और तन्मेश को देख बोली, तुम कहाँ सोओगे? उसका सवाल सुन तन्मेश होश में आया। वो बोला,
क्या मतलब कहाँ सोना है? बेड पर ही दोनों सोएंगे। जी नहीं, मैं इस तरह की शादी को नहीं मानती। तो मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। तन्मेश की भौहें तन गई। क्या मतलब इस शादी को नहीं मानती हूँ? एपिसोड 167। सृष्टि की बातों पर तन्मेश की भौहें तन गई। तन्मेश को इस तरह देख सृष्टि एक पल को डर गई, पर उसने खुद को शांत कर अपने मन में कहा, कुछ नहीं होगा सृष्टि, तू डरना मत, जब तक तू इस अगडू को ठीक नहीं करती तू हार नहीं मान सकती। ये सोचकर सृष्टि ने खुद को नॉर्मल किया और तन्मेश की ओर देखा, जो चलकर उसी के पास आ रहा था। तन्मेश आकर सृष्टि के पास खड़ा हुआ। क्या कहा तुमने? तुम मुझे अपना पति नहीं मानती? तन्मेश सृष्टि के इतना पास खड़ा था कि सृष्टि का गला सूख रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, हाँ ना नहीं मानती मैं तुम्हें अपना पति। तो इस तरह के कपड़े तुम सबके सामने पहनती हो? तन्मेश की बात सुन सृष्टि ने तन्मेश को हल्का सा धक्का दिया और बोली, नहीं, मैं इसलिए ये कपड़े पहने हैं ताकि तुम मुझे देखो, पर फिर भी तुम मुझे छू नहीं पाओगे। सृष्टि की बात सुन तन्मेश ने हल्की मुस्कान दी और एक झटके में सृष्टि को धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और खुद सृष्टि की कमर को पकड़कर ऊपर कर सृष्टि की ओर झुककर मदहोश भरे लहजे में कहा, मेरे सब्र का फायदा मत उठाओ। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो तुम्हारे जिस्म से किसी गुलाब की नहीं मेरी खुशबू आएगी और मैं कभी तुम्हारी मर्जी के बिना आगे नहीं आऊंगा। लेकिन जिस दिन तुमने मुझे स्वीकार कर लिया, उस दिन तुम्हारे शरीर के हर हिस्से पर मेरी छाप होगी। सृष्टि ने अपने और तन्मेश के बीच दूरी रखने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर ढक रखा था। थोड़ी सी गलती और सृष्टि का वो भाग रिवील हो सकता था। तन्मेश की हर बात सृष्टि के अंदर झूंझूनी पैदा करने के लिए काफी था। तन्मेश सृष्टि के ऊपर से हटकर बोला, तुम सो सकती हो, लेकिन मैं दूसरी ओर सोऊंगा, क्योंकि मुझे बेड पर नींद नहीं आएगी। तुम्हारी तरह 4 फुट हाइट नहीं है। मेरी तरह का क्या मतलब है? मैं छोटी हूँ। क्या तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि 5.5 की हूँ। अच्छा मजाक था। अब खिसको, मुझे नींद आ रही है। सृष्टि तन्मेश को घूरते हुए खिसक गई। तन्मेश बेड की दूसरी तरफ आ गई। उसने खुद को अच्छी तरह कवर कर लिया। तन्मेश सृष्टि की हरकत देख मुस्कुरा रहा था। तन्मेश ने लाइट बंद की और दोनों सो गए। यहाँ मधु के कमरे में रीत बेड पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी मधु फ्रेश होकर बाहर आई और बेड पर बैठते हुए बोली, तुम कब तक काम करने वाले हो? मुझे तुमसे बात करनी है। रीत ने लैपटॉप पर काम करते हुए ही बोला, मधु आज नहीं हो पाएगा, बहुत जरूरी काम है। तुम्हें जो बात करनी है कल करना। मधु गुस्से में बोली, रीत तुम्हें क्या जरूरी है, काम या मैं? रीत फिर काम करते हुए बोला, मेरे लिए दोनों जरूरी है। अगर काम नहीं करूँगा तो तुम्हारे डिमांड कैसे पूरा करूँगा? मधु अभी सो जाओ, बहुत जल्द हम घूमने के लिए काफी दूर जाएंगे। मधु खुश होते हुए बोली, पर कहा, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, पर हम प्लान कर रहे हैं। वैसे तुम्हें कैसी जगह पसंद है? मुझे बता दो। मुझे तो पानी और पहाड़ वाली जगह पसंद है। रीत लैपटॉप पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, ठीक है, मैं याद रखूंगा, पर अभी मुझे कॉफी काम है। तुम सो जाओ, कल से तुम्हारे कॉलेज फिर चालू हो जाएंगे, तो अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मधु लेटते हुए बोली, हाँ ठीक है, अभी तुम्हें मेरे लिए टाइम नहीं है और बाद में तुम्हें टाइम नहीं देने वाली। फिर चिपके रहना अपने काम के साथ। मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। रीत ने मधु को देखा और लैपटॉप को बंद करते हुए लेट गया। उसने मधु को देखा जो अपनी आंखें बंद रखी हुई थी। रीत ने मधु को अपने पास खींचा और बोला, मधु अपनी आंखें खोलो। मधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। रीत बोला,
तुम्हारे अंदर क्या वृंदा का भूत आ गया है? तुम कब से जिद करने लगी? मैं क्यों जिद करूँगी? हाँ वो तो दिख रहा है। अब बोलो क्या कहना चाहती थी तुम? मधु सोचते हुए बोली। वो कॉलेज से मैसेज आया है। ट्रेनिंग के लिए कुछ दिन के लिए इंदौर जाना है। वहाँ इंडिया के सबसे बड़े वकील आ रहे हैं। जो इसमें पास होगा उसे उनकी असिस्टेंट के तौर पर रखा जाएगा कुछ दिन के लिए। कितना कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या मैं जा सकती हूँ? रीत थोड़ी देर कुछ नहीं बोला। वो कुछ सोच रहा था। मधु ने उम्मीद भी नहीं रखी कि उसे परमिशन मिलेगा। उसने दोबारा कुछ नहीं कहा। मधु ने रीत का हाथ अपने कमर से हटाकर दूसरी ओर मुड़कर आंखें बंद कर ली। रीत मधु को देखते हुए कुछ नहीं बोला। वो भी दूसरी ओर मुड़ गया और आंखें बंद कर बोला, तुम जा सकती हो। इतना सुनना ही था कि मधु जल्दी से रीत की ओर मुड़ गई और पीछे से ही रीत को गले लगा ली। रीत ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मधु ने रीत को कई बार पुकारा पर रीत ने कोई जवाब नहीं दिया। रीत को देख मधु बोली, सॉरी रीत माफ कर दो। पर फिर भी रीत कुछ नहीं बोला। मधु ने रीत को मनाने के लिए उठकर दूसरी साइड लेट गई। रीत मुड़ने गया पर मधु ने अपना हाथ रीत के ऊपर रख दिया और बोली, देखो तुम ये से गुस्सा नहीं हो सकते। ये तो मेरा काम है। प्लीज रीत मान जाओ। रीत ने अपनी जलती निगाहों से मधु को देखा और मधु की कमर को पकड़कर अपने पास खींच लिया। मधु, मैं कभी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकता, पर खुद से दूर भी नहीं कर सकता। हर वक्त खुद से पहले तुम्हारी सेफ्टी के बारे में सोचता हूँ। फिर तुम्हें क्यों मेरे लिए गए डिसीजन पर ऑब्जेक्शन होता है? 1 महीना हो गया है हमारी शादी को, पर आज भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो। क्यों मधु? सब कुछ ठीक होने के बावजूद ये दूरी क्यों रहती? क्यों हर बार मुझे पहल करनी पड़ती है? मैं मानता हूँ जो पहले मैंने तुम्हारे साथ किया वो गलत था, पर मैं उसके लिए हमेशा तुमसे माफ़ी मांगता रहूँगा। तुम्हें जो शिकायत है उसे दूर करने की कोशिश करता हूँ, पर हर बार तुम्हें मुझ पर शक होता है। मधु कुछ बोलती उससे पहले रीत ने मधु को खामोश होने का इशारा किया और मुड़कर दूसरी ओर सो गया। मधु चुप रही। उसने उस वक्त बोलना ठीक नहीं समझा। यहाँ आराध्य के कमरे में आराध्य बैठा अपना फोन चला रहा था। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। वृंदा नहाकर बाथरोब पहनकर दौड़ते हुए आई और आराध्य के ऊपर बैठकर अपने सर को गोल घुमाने लगी, जिससे बालों का पानी आराध्य के ऊपर आने लगा। आराध्य ने अपना फोन रखकर वृंदा को रोकने लगा, पर वृंदा अपने सर का सारी पानी आराध्य के ऊपर डाल रही थी। आराध्य ने वृंदा को कसके पकड़ा। वृंदा आराध्य को देख हंस रही थी। वृंदा को हंसता देख आराध्य बोला, क्या बात है, बहुत खुश हो तुम? हाँ, क्योंकि हम घर आकर बहुत खुश हैं। आराध्य ने जब वृंदा को देखा तो उसकी नज़र बाथरोब से अंदर झांकती उसकी ब्रास्ट पर गई। सफ़ेद बाथरोब से वृंदा का अंग काफी आकर्षक लग रहा था। आराध्य ने पहले की तुलना में वृंदा को देखा तो उसे ये पता चलते देर नहीं लगी कि वृंदा अब काफी बदल गई है। उसके शरीर में विकास हुआ, खासकर उसकी ब्रास्ट का। पहले के मुकाबले वो मीडियम साइज में आ गया है। ये देख आराध्य को काफी खुश हो रही थी। उसके अंदर पता नहीं क्या चला रहा था। जब वृंदा ने आराध्य की नज़रों का पीछा किया तो उसकी नज़र अपने सीने के पास गई। वृंदा जल्दी से अपने बाथरोब को ठीक कर खड़ी होने गई तो आराध्य ने वृंदा को अपने पास खींच लिया। कहाँ चली तुम? वृंदा बहाने बनाते हुए बोली, वो हम सोच रहे हैं, हम बरस करना भूल गए तो हम करके आए। आराध्य वृंदा के मुंह के पास आकर उसे सूंघते हुए बोला, पर तुम्हारे मुंह से जलेबी की बू नहीं आ रही है। ये तो फ्रेश स्मेल है। तो हम कपड़े पहन कर आते हैं।
वृंदा आखिरी कोशिश करते हुए बोली। पर उसका ये प्लेन भी फेल हुआ। इसकी क्या जरूरत है? तुमने बाथरोब पहना हुआ है। आप बहुत गंदे हैं। आप हमारा वो देख रहे थे। आपको शर्म नहीं आती? आराध्या वृंदा को छेड़ते हुए बोला। वृंदा वो क्या होता है? नाम बताओ। वृंदा शर्माते हुए बोली। हम नहीं बताएंगे। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। वृंदा आराध्या की बात सुन कुछ सोचते हुए बोली, अगर हम बताएंगे तो क्या हम सो सकते हैं? नहीं, हाँ, पर थोड़ा जल्दी सो पाओगी। अगर नहीं बताया तो तुम पूरी रात जगोगी। एपिसोड 168। आराध्या वृंदा के ऊपर झुका हुआ था। वृंदा मुंह बनाते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? हमें सोना है। छोड़िए हमें। अच्छा, अभी जो तुम मुझे परेशान कर रही थी उसका क्या? अच्छा नहीं करेंगे, अब छोड़िए। बिल्कुल नहीं, आज हम अपने बेड पर है। तो चलो हम थोड़ा प्यार करते हैं। वृंदा कुछ बोलती उससे पहले आराध्या ने वृंदा के होठों को लॉक कर दिया अपने होठों से। वृंदा ने भी आराध्या की टी शर्ट कसके पकड़ ली और अपने और पास खींच लिया। लेकिन आराध्या के वजन की वजह से वृंदा को परेशानी हो रही थी। आराध्या को जैसे वृंदा की परेशानी महसूस हो रही थी। उसने उसी पोजीशन में वृंदा को अपने ऊपर ले लिया, वृंदा के बालों को पीछे करते हुए। वृंदा के होठ के निचले पार्ट को स्मूच कर रहा था। वृंदा की सांस ऊपर नीचे चल रही थी। आराध्या ने वृंदा के बाथरोब को खोल दिया। आराध्या ने वृंदा को नीचे किया और खुद उसके ऊपर आ गया। दोनों की सांसें तेज थी। आराध्या ने अपनी आंखें बंद की, दोनों की नाक आपस में टकरा रही थी। वृंदा आराध्या को देख रही थी। उसने हल्के से आराध्या के होठों को किस कर लिया। आराध्या ने अपनी आंखें धीरे से खोलकर वृंदा को देखा। वृंदा ने धीरे से आराध्या के चेहरे को अपने हाथ से सहला रही थी। आराध्या ने वृंदा को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों के जिस्म से गर्मी की तपिश निकल रही थी। आराध्या ने वृंदा के हाथों को पकड़कर बिस्तर पर धंसा दिया। उसकी नज़र वृंदा की ब्रास्ट पर गई। वो थोड़ा नीचे आया और अपने एक हाथ से वृंदा की ब्रास्ट को अपने हाथ में ले लिया और वृंदा की दूसरी ब्रास्ट को किस करने लगा। वृंदा की सांसें और तेज हो गई। उसने आराध्या के बालों को अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। आराध्या धीरे धीरे वृंदा के शरीर के हर हिस्से पर पहुंच गया और दोनों को जगाते हुए रात के 3 बज गए। इस वक्त वृंदा सफ़ेद चादर में आराध्या की गोद में बालकनी के झूले पर बैठे हुए थे। आराध्या ने ऊपर से कुछ नहीं पहना था। वृंदा आराध्या के सीने से चिपकी हुई थी। आराध्या वृंदा को किसी छोटे बच्चे की तरह लेकर बैठा हुए था। दोनों चांद को देख रहे थे। वृंदा चांद को देखते हुए बोली, सुनिए। आराध्या ने भी वृंदा की बात पर हाँ बोल दिया। क्या आप हमें हमेशा ये से ही प्यार करेंगे? आराध्या वृंदा की आंखों में देख बोला, तुम्हें शक है मुझ पे? नहीं, पर हमें डर लगता है कहीं आप हमें भूल गए तो। और क्यों लगता है तुम्हें ये सा? वृंदा, तुम्हें नहीं पता, तुमसे बदला लेना की वजह से मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई और उसका रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आराध्या ने वृंदा को और कसके खुद में जकड़ लिया। आराध्या बोला, जब हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे तब मैं तुम्हें लेकर एक अच्छी सी जगह लेकर जाऊंगा और हम दोनों वहाँ साथ में रहेंगे। तो ठीक है, हम शिमला चले जाएंगे, वहाँ पर हम साथ में रहेंगे। आराध्या वृंदा रात के 4 बजे तक वहीं बैठे रहें। जब वृंदा को नींद आने लगी तब आराध्या वृंदा को लेकर कमरे में आया और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह लगभग सब उठकर नीचे आ चुके थे, पर वृंदा आराध्या सो रहे थे। रीत घर पर ही था। मधु कॉलेज गई हुई थी। वो रीत को मनाने के बारे में सोच रही थी, तो वहीं श्रद्धा हॉस्पिटल आ चुकी थी। रिद्धि और अंश उसके दादाजी से मिलने आए थे। रिद्धि कभी अंश को सीधे मुंह देखती भी नहीं थी,
क्योंकि अब उसे अंश से नफरत हो गई थी। वो उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। रिद्धि को ये सा लग रहा था सबके सामने वो दोनों नॉर्मल रहते थे, पर अकेले में रिद्धि अंश को देखती तक नहीं थी। उसके लिए वो नहीं अब तक अपने प्यार का अपमान नहीं भूली थी। यहाँ आंचल ऑफिस गई थी। वो अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी जब काया आकर बोली, मैम रेयांश अरोरा आपसे मिलने आए हैं। रेयांश का नाम सुन आंचल स्तब्ध रह गई, पर उसने खुद को संभाल कर कहा, उन्हें अंदर भेजो। काया वहां से चली गई। कुछ देर बाद रेयांश ने बाहर से नॉक किया। आंचल ने अपनी आंखें बंद की और खुद के दुख के अंदर दबा कर बोली, अंदर आ जाए। रेयांश अंदर आया। वो सीधा आकर आंचल के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। रेयांश ने बिना बात घुमाए बोला, आंचल मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं तुम्हारी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम पर मेरी वजह से उंगली उठाए। मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत है, पर मुझे एक मौका और दो। तुम्हारी कसम हम हमेशा खुश रहेंगे। रेयांश की बात सुन आंचल का गुस्सा फुट गया। उसने खड़े होते हुए एक तंज भरी मुस्कान दी और बोली, क्या बात है। रेयांश अरोरा का गुस्सा बदला वो झूठा प्यार, सारा नाटक जो अपने बदले के लिए किया। कैसे भूल गए तुम? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। मैं भी तुम्हारे बिना मर जाऊंगी यही सोचा था तुमने, पर अफसोस मैं तुम्हारी उस सो कॉल्ड बहन की तरह नहीं हूँ। मैंने तुमसे प्यार बिना किसी शर्त और स्वार्थ के किया। बदले में तुमने मुझसे बदला लिया, एक ऐसी लड़की के लिए जिसके अंदर मक्कारी भरी हुई थी। वो मेरे भाई की तो क्या, किसी और की भी होने लायक नहीं थी। अपनी बहन के खिलाफ सुन रेयांश को भी गुस्सा आ गया। वो आंचल के सामने जाकर उसे पीछे दीवार से सटा दिया और आंचल के एकदम करीब आकर बोला, मन तो कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं, पर मैं अपने बच्चे को कुछ होते नहीं देख सकता। अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब भूल गया हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें अपने बच्चे के लिए अपना रहा हूँ। हमेशा अकेला रहा हूँ, पर मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो बस तुम्हारी कोख में कुछ महीने रहेगा, उसके बाद वो मेरे साथ मेरे पास रहेगा। रेयांश की बात सुन आंचल ने कसके रेयांश को धक्का देकर बोली, बिल्कुल नहीं, जो मेरा है वो मैं किसी गैर को नहीं दूंगी। तुम्हें देने से पहले मैं इस बच्चे को अपने पेट में ही मार दूंगी, पर मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। रेयांश हल्की मुस्कान देकर बोला, ठीक है, तो हम कोर्ट में मिलते हैं और आज शाम तक तुम्हारे पास नोटिस आ जाएगी। रेयांश फिर से आंचल के पास आकर आंचल के गालों को सहलाते हुए बोला, बहुत सुंदर हो तुम, और कितनी भोली हो, मेरे प्यार में इस तरह फंस गई। पर दांत देनी होगी, काफी मजबूत हो। मेरे धोखे के बाद भी तुम कमजोर नहीं हुई। आंचल ने एक फीकी मुस्कान दी और रेयांश के गालों को अपने दोनों हाथों में भर लिया। अपने होठ रेयांश के होठों के पास लाकर बोली, बोल्डनेस से कहा, बेबी अभी तुमने मेरी ताकत देखी। कहा है तुमने किसी कमजोर या ऐसी वैसी लड़की से प्यार नहीं किया था। आंचल मित्तल से प्यार किया था। अपने होठों को रेयांश के और पास लाकर बोली, क्या तुम्हें पता है, मेरे पास मेरे भाई, मेरी भाभियां, मेरा बच्चा, सब कुछ है। पर क्या तुमने कभी अपने बारे में सोचा है तुम्हारा क्या होगा? सिया तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी नहीं रहने वाली। एक दिन तुम इतने अकेले हो जाओगे कि तुम्हें अपना कहने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। डार्लिंग, मैं तुम्हारी बर्बादी देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। इतने बड़े घर में तुम किसी अजनबी की तरह रहते हो। तुम्हारे लिए कोई नहीं है और आगे भी कोई नहीं होगा। कर्मा जो तुमने किया है वो फिर तुम्हारे पास ही आएगा। आंचल को अपने इतने पास देखना और उसकी बातों से रेयांश का चेहरा काला पड़ रहा था
मुबारक हो बेबी तुम्हारी बर्बादी के लिए। आंचल ने रेयांश को देखा जिसने अपनी आंखें बंद रखी थी। रेयांश की आंखों से आंसू गिर गया। पता नहीं क्यों आंचल से रेयांश के आंसू देखा नहीं गया। आंचल ने अपने होठों से रेयांश के आंसू को पी लिया। रेयांश ने अपनी आंखें नहीं खोली। आंचल की नज़र रेयांश के होठों पर गई। आंचल ने आगे बढ़कर रेयांश के होठों को चूम लिया। फिर उसने रेयांश को छोड़ दिया और अपने उसी बोल्ड अवतार में आ गई। अभी तक उसका दिल नर्म था, पर वो इतनी कमज़ोर नहीं थी कि दोबारा वही गलती करे। रेयांश को जब लगा कि आंचल ने उसे छोड़ दिया है, तो उसने अपनी आंखें खोली और आंचल को देखा जो अपना हाथ बांधे उसे ही देख रही थी। उसके देखने के तरीके में बस रेयांश को अपने लिए तरस, मजाक और बेहिसाब नफरत दिखी। आंचल बोली, मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुमसे हर लड़ाई लड़ूंगी। अभी मैं इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ। तुम्हें तिल तिल मरता देख मुझे और मेरे बच्चे को सुकून मिलेगा। पर हाँ, मरने से पहले मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे का नाम तुम खुद रखो। और ये मत समझना कि मैंने तुम्हें किस किया। तो मैं अभी तुमसे प्यार करती हूँ। वो क्या है ना, अब हमारे बीच कुछ बचा नहीं है छुपाने के लिए। रेयांश मुस्करा दिया और बोला, जानता हूँ, पर अपने बच्चे को के लिए लड़ूंगा और तुम्हारी बात याद रखूंगा। ऊपर वाला तुम्हारी इच्छा पूरी करे। अब अगली बार कोर्ट में मिलेंगे। ये बोल रेयांश वहां से चला गया। रेयांश के जाते ही आंचल के बेहिसाब आंसू गिरने लगे। वो कभी रेयांश के लिए इतना बुरा नहीं सोच सकती। क्यों रेयांश, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, छोड़ क्यों नहीं देते, चले जाओ मेरी लाइफ से। आई हेट यू, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। आंचल रोते हुए बोले जा रही थी, पर उसका दिल जानता था कि वो रेयांश से कितना प्यार करती है। यहाँ दोपहर के 11 बजे वृंदा की नींद खुली। उसने देखा कि आराध्य बड़े अनमने ढंग से सोया था। उसका आधा शरीर वृंदा के ऊपर ही था। वृंदा आराध्य को उठाते हुए ही बोली, उठिए, देखिए काफी लेट हो गया है। पर आराध्य वृंदा की कमर को और कसके पकड़ते हुए बोला, वृंदा सोने दो, मेरा मन नहीं है। अच्छा ठीक है, पर मुझे तो छोड़िए। नहीं, थोड़ी देर और मेरे साथ सो जाओ। वैसे भी आज मैं ऑफिस नहीं जाने वाला। आराध्य की बात सुन वृंदा खुश हो गई। तो चलिए हमें शॉपिंग पर ले चलिए। वृंदा की बात सुन आराध्य बोला, क्या वृंदा, फिर कभी चलेंगे। पर वृंदा कहाँ मानने वाली थी। उसने जबरदस्ती आराध्य को उठा दिया। एपिसोड 169। आराध्य और वृंदा शॉपिंग मॉल के सामने खड़े थे। वृंदा आराध्य को खींचते हुए अंदर ले गई। मॉल में सभी कर्मचारी आराध्य को जानते थे, क्योंकि ये मॉल इत्र कंपनी का ही था। मैनेजर ने आराध्य का स्वागत किया। वृंदा ने सबको देख कहा, आप सब अपना काम कीजिए, हम खरीद लेंगे, जाए। वृंदा की बात सुन सबने एक नज़र आराध्य को देखा और सब वहां से चले गए। आराध्य वृंदा को बोला, तुम इतने बड़े मॉल में अकेले कैसे खरीदी करोगी, इसलिए तो हम आपको लेकर आए हैं। वृंदा सबसे पहले आराध्य को मेंस वेयर में ले गई। वहाँ उसने आराध्य और बाकी सबके लिए टी शर्ट और शर्ट लिए। उसके बाद दोनों लेडीज वेयर में गए। वहाँ पर वृंदा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ दूसरी और आराध्य चारों ओर देख रहा था। तभी उसकी नज़र ब्लैक नी लेंथ की ड्रेस पर गई। वो जल्दी उस ड्रेस को लेकर आया वृंदा के पास। आराध्य वृंदा को खींचते हुए ट्रायल रूम के पास ले गया और उसे ड्रेस देते हुए बोला, जाओ इसे पहन कर आओ। वृंदा ड्रेस देखकर ना बोलना चाहती थी, पर आराध्य को उस ड्रेस को लेकर इतना एक्साइटेड देख उसने ड्रेस ले ली। आराध्य जाकर सामने वाली चेयर पर बैठकर वृंदा का इंतजार करने लगा। कुछ देर में वृंदा बाहर आई। वो ब्लैक ड्रेस में काफी सेक्सी लग रही थी। आराध्य की नज़र वृंदा के पैरों से लेकर उसकी शोल्डर तक गई।
उस ड्रेस में वृंदा की खुली टांगे जिसे वो ड्रेस को खींचकर अपने पैरों को ढक रही थी। ऊपर वो स्लीवलेस ड्रेस जिसकी डोरी इतना पतली थी कि वो ना के बराबर थी और वृंदा बराबर उसे ढक रही थी। आराध्या वृंदा के पास गया। आराध्या बोला, बहुत हॉट लग रही हूँ, तुम ये ड्रेस ले रही हो? वृंदा मुंह बनाते हुए बोली, पर हम इसे लेकर क्या करेंगे? हम तो इस तरह के कपड़े पहनते भी नहीं है। आराध्या सोचते हुए बोला, तो कभी तुम मेरे लिए ये ड्रेस पहन लेना। चलो अभी। वृंदा ने भी आराध्या की वजह से वो ड्रेस ले ली। आराध्या ने वृंदा को उसकी पसंद की सभी चीज खिलाई और दोनों घर आ गए। दोपहर हो चुकी थी। यहाँ ऋषि के कॉलेज में सिया और ऋषि के बहस के बाद सिया ने दोबारा कभी ऋषि से बात करने की कोशिश नहीं की। ऋषि ने भी दोबारा सिया से बात नहीं की थी। आज अनाउंस हो रहा था कि कल उन्हें पिकनिक पर जाना है। सभी खुश थे। सभी कैंटीन में गए। शिवम, जो सिया का काफी अच्छा फ्रेंड था, पर उसकी ऋषि से कुछ बनती नहीं थी क्योंकि वो कभी ऋषि की जगह नहीं ले पाता था। उसे भी वही पोजीशन चाहिए थी जहां अभी ऋषि है, इसलिए वो हमेशा ऋषि से पंगे लेता था। आज भी कुछ ऐसा हुआ। जिस टेबल पर ऋषि अपने दोस्तों के साथ बैठने गया, वहां पर उसी के सामने उसी टेबल पर जाकर शिवम बैठ गया। ऋषि और उसके दोस्त को गुस्सा आया। ऋषि बोला, ये क्या हो रहा है? यहाँ मैं और मेरे दोस्त बचने वाले थे। शिवम, क्यों यहाँ पर तेरा और तेरे दोस्तों का नाम लिखा है? ऋषि बहस करने के मूड में नहीं था। वो अपने दोस्तों को बोला, चलो हम वहाँ बैठते हैं। वो सभी वहाँ जाने लगे। तभी उनके कानों में शिवम के दोस्तों की आवाज आई, लगता है आज ये सभी अपनी माँ का दूध पीकर नहीं आए। इतना सुनना ही था कि ऋषि गुस्से में उसे एक मुक्का मारा। शिवम को भी गुस्सा आया, पर अगर वो एक हाथ भी ऋषि को लगाता तो उसके भाई उसका खानदान मिटा दे। यही सोचकर शिवम रुका हुआ था। वो जानता था कि ऋषि जैसा भी है, पर उसकी बराबरी हैसियत में तो क्या वो उसकी जूती के बराबर भी नहीं था। यहाँ ऋषि शिवम के दोस्त को मार रहा था। जब शिवम से नहीं रहा गया तब वो गुस्से में बोला, कमजोर का फायदा क्यों उठाता? हिम्मत है तो मुझसे बराबरी पर लड़। पर मैं तो भूल ही गया था, तू तो अपने भाइयों को रोते हुए बुला लाएगा। तेरी खुद की हैसियत ही क्या है? शिवम ने बड़ी चालाकी से ऋषि के अंदर आग भड़काई ताकि वो उसे मार भी ले और कुछ हो भी ना। ऋषि गुस्से उसके दोस्त को एक पंच मारकर गिरा दिया और शिवम के पास आया। ऋषि गुस्से में बोला, मैं तेरी बात अच्छे से समझ रहा हूँ। तू मुझसे लड़ना चाहता है, पर मेरे भाइयों से बचना चाहता है। चल दिया तुझे मौका। वैसे भी मैं तेरे जैसे एरो गेरो से मुंह नहीं लगता, और जब लगता हूँ तो उनकी औकात दिखा देता हूँ। ऋषि और शिवम ने कैंटीन में ही लड़ाई चालू कर दी। पूरा कॉलेज दोनों को देख रहा था। तभी भीड़ को चीरते हुए सिया वहां पहुंची। ऋषि और शिवम को लड़ता देख वो शिवम के पास जाकर बोली, शिवम, ऋषि छोड़ो, क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। पर दोनों एक दूसरे को मार मार कर अधमरा कर चुके थे। जब वो दोनों नहीं रुके तब सिया जल्दी से आराध्या के घर पर फोन लगाकर सब बता दी और प्रिंसिपल को भी बुला लाई। प्रिंसिपल ने जैसे तैसे लड़ाई रुकवाई और अभी प्रिंसिपल के केबिन में शिवम, ऋषि, सिया, आराध्या, वृंदा, विशेष खड़े थे। विशेष और आराध्या प्रिंसिपल के सामने बैठे थे। शिवम वहां खड़ा ऋषि और वृंदा को अपनी चोर निगाहों से देख रहा था। हालांकि उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन वहां पर बैठे प्रिंसिपल भी वृंदा को देख रहे थे। हाय, कितनी चोट लगी है हमारे बच्चे को। भैया आप घर चलिए, मैं आपको हल्दी वाला दूध पिलाऊंगी। वृंदा ऋषि के चोट को अपनी साड़ी से साफ करते हुए बोल रही थी जैसे वो उसकी माँ हो। ऋषि भी कम नहीं था, वृंदा के सामने भर भर का अपने चोट दिखा रहा था।
उसे बस आराध्या के और बाकी सबके डांट से जो बचना था। ऋषि अपने मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए बोला, भाभी आपको पता है ना आपका देवर कितना सीधा है। वो इस शिवम ने ही पहले लड़ाई की और मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया। शिवम ऋषि की बात सुन जल्दी से वृंदा के सामने आकर बोला, देखिए मैं जानता हूँ आप इसकी भाभी है, इस वजह से आप मेरी भी भाभी हुई। तो देखिए मुझे भी चोट लगी है, इसने भी मुझे मारा है। वृंदा कभी ऋषि को देखती तो कभी शिवम को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसका साथ दे। ओए ये मेरी भाभी है और मैं अपनी चीज किसी से शेयर नहीं करता। और भाभी में क्यों ना मारता इसे, इसने मेरे पापा के बारे में अनाप शनाप बोला था। वृंदा शिवम को देख बोली, देखिए आप इस तरह मेरे देवर को मेरे सास ससुर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ये कितने भोले हैं, हमेशा मेरी हर बात मानते हैं। जरूर आपने ही कुछ किया है, वरना भैया ऐसा नहीं करते हैं। ये घर में सबसे अच्छे हैं, मेरे पति से भी अच्छे। आपको पता है जब मैं बीमार थी तब वो हमें हमारी पसंद का खाना नहीं देते थे। वो तो मेरे देवर अच्छे हैं, हमेशा छुपाकर मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे। लेकिन मजाल हो कि इस बात की खबर इन्हें पता चलने दिया। वृंदा आराध्या की ओर देख बोली। ऋषि ने जल्दी से वृंदा का मुंह बंद किया। यहाँ सब खड़े दोनों को ही देख रहे थे। आराध्या तो दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, पर उसने खुद पर काबू किया और दोनों को आंखें दिखाते हुए बोला, तुम दोनों अभी के अभी जाकर कार में बैठो। आराध्या का बोलना ही था कि वृंदा और ऋषि वहां से गायब हो गए। प्रिंसिपल तो अभी भी भूचका था। विशेष ने जब पुकारा तब जाकर प्रिंसिपल होश में आए। विशेष बोला, सॉरी सर अभी वो बच्चा है। देखिए बेटा ये कॉलेज है और मुझे ये बात अच्छे से पता है। ये कॉलेज आपके डोनेशन की वजह से चलता है, पर ये कॉलेज है, आप सब भी यही पढ़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप ऋषि को समझाए। आराध्या बोला, यस मैं उससे बात करूँगा। दोनों खड़े हुए ही थे कि प्रिंसिपल अपना गला खानकर करते हुए बोले, आराध्या बेटा क्या तुमने सच में वो प्यारी सी बच्ची से शादी की है? आराध्या उन्हें आंख छोटी करते देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। प्रिंसिपल खिसयानी हंसी हंसकर बोले, बहुत प्यारी बच्ची है, बस थोड़ी नादान है। आराध्या कुछ नहीं बोला। दोनों वहां से प्रिंसिपल के पास से शिवम के पास खड़े हुए। आराध्या ने शांत पर धमकी भरे लहजे में बोला, अभी तुम एक स्टूडेंट हो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, पर याद रखना जिसे तुमने छूने की कोशिश की है वो जान है मेरी, तो आगे से सोचना मत। शिवम भी डरते हुए हाँ मैं सिर हिला दिया। दोनों वहां से निकल गए। घर पर आराध्या किसी राजा की तरह पर सोफे पर बैठा था और ऋषि और वृंदा अपना सर झुकाए खड़े थे। आराध्या आज गुस्से में था। वो हर वक्त दोनों को छोड़ देता था, पर दोनों ने अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ की थी, इसलिए आज वो दोनों को बिल्कुल भी जाने देने वाला नहीं था। वहीं पर अंश, रिद्धि, विशेष, मधु, रीत, आदित्य, श्रद्धा खड़े थे। दोपहर का वक्त था। आराध्या दोनों को देखते हुए अपने कोल्ड लहजे में बोला, अभी 3 बज रहे हैं, तुम दोनों के पास 5 बजे तक का टाइम है। पूरे गार्डन के घास को साफ कर स्विमिंग पूल को साफ करो। सारे माली को छुट्टी दे दो और कोई भी दोनों की मदद करने नहीं जाएगा। वृंदा और ऋषि आंखें फाड़कर एक दूसरे को देखते तो कभी आराध्या को। दोनों कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। वृंदा को खुद से ज्यादा ऋषि की चिंता थी, क्योंकि उसे चोटें लगी थी। मधु आगे आकर बोली, आराध्या भाई वो ऋषि भैया को तो चोट लगी है। श्रद्धा भी बोली, भैया ऋषि भाई की जगह मैं साफ करवा देती हूँ। लेकिन आराध्या नहीं माना। वो ऋषि को देख बोला, ये इसकी सजा है। दोनों को अपनी हेल्थ की जरा भी परवाह नहीं है। आराध्या आदित्य को देख बोला,
आदित्य, क्या तुम्हें कुछ परेशानी है? अगर मैं तुम्हारी बहन को सजा दे रहा हूँ। आदित्य वृंदा को देखता तो कभी आराध्य को। वृंदा ने गलती तो की थी, इसलिए उसने ना कह दिया। एपिसोड 170। वृंदा और ऋषि आराध्य के ऑर्डर पर पूरा गार्डन और स्विमिंग पूल साफ करने लगे। ऋषि को चोट लगी थी, इसलिए वृंदा उसे ज्यादा कुछ करने नहीं देती। वही मधु श्रद्धा ऋषि के लिए हल्दी वाला दूध फल काट कर लाते। ऋषि आराम से बैठकर खा रहा था, क्योंकि वृंदा मधु श्रद्धा उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। लेकिन वृंदा को आज आराध्य के ऊपर बहुत गुस्सा आई थी। सब कुछ साफ हो गया था। ऋषि और वृंदा अपने अपने कमरे में गए। जब वृंदा कमरे में गई तो आराध्य सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। वृंदा के आने से उसकी नज़र वृंदा पर गई। वृंदा के कपड़े खराब हो गए थे। वो गुस्से में कमरे में आकर अपने कपड़े लिए और बाथरूम में घुसकर जोर से दरवाज़ा बंद कर ली। आराध्य चुप था, पर उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। अब उसे वृंदा से कौन बचाएगा? वृंदा कुछ देर में नहाकर बाहर आई। वो मिरर के पास जाकर अपने बाल टॉवल से पोंछ रही थी। आराध्य वृंदा को देख बोला, वृंदा क्या नाराज हो? पर वृंदा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आराध्य फिर बोला, मैं क्या करता, तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती। तुमने अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया। वृंदा को आराध्य की बात सुन और गुस्सा आ रहा था। उसने आराध्य को देखा और अलमारी के पास जाकर एक बैग निकाला और उसमें आराध्य के कपड़े डालने लगी। ये देख आराध्य जल्दी वृंदा के पास गया और बोला, वृंदा मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम मेरे कपड़े क्यों पैक कर रही हो? वृंदा ने सारे कपड़े पैक कर बैग को आराध्य को देते हुए बोली, ये लीजिए, और 1 हफ्ते तक आप इस कमरे में नहीं आएंगे। इसका मतलब आप 1 हफ्ते तक मुझे छू भी नहीं सकते हैं। और 1 हफ्ते तक आप सिर्फ सलाद खाएंगे, सुबह दोपहर रात तीनों टाइम। आराध्य भोली सी शकल बनाकर बोला, पर वृंदा कमरे से क्यों निकाल रही हो? देखो ये लास्ट टाइम था, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, कोई सजा नहीं दूंगा। वृंदा प्लीज मुझे माफ कर दो। पर वृंदा को देख कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो आराध्य को माफ करेगी। बिल्कुल नहीं, ये आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने हमें सजा दी। अब चलिए किसी और कमरे में जाए। वृंदा आराध्य के बैग को बाहर रख उसे भी बाहर कर दरवाज़ा बंद कर ली। आराध्य वहाँ किसी गरीब की तरह खड़ा था। ऋषि वहाँ सेब खाते हुए आया। उसने आग में घी डालने का काम किया। क्या बात है भाई, भाभी ने आपको कमरे से निकाल दिया, क्या बात है? वैसे भाभी को मानना पड़ेगा, कितनी आसानी से उन्होंने आपको कमरे से बाहर निकाला दिया। आराध्य ऋषि को घूरते हुए बोला, सब तेरी वजह से हुआ है। ना तू वृंदा को उल्टी सीधी चीज खिलाता, ना मैं उसे सजा देता। अब ये सामान उठा और अपने कमरे में रख, कुछ दिन में वही रहूंगा। आराध्य ऋषि के कमरे की ओर जाने लगा। ऋषि भी उसके पीछे जाने लगा। भाई मुझे मेरा कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करना है। वो दोनों जा रहे थे, तभी अंश की आवाज सुनाई दी, आराध्य नीचे वकील आया है। आराध्य वहां से नीचे आया तो नीचे रीत, आराध्य, विशेष, तन्मेश, सिद्धर, ऋषि, आदित्य खड़े थे। वकील ने आदित्य को ग्रिट किया और नोटिस दिया और बोला, मैं मिस्टर रेयांश का वकील हूँ, मुझे उन्होंने ही भेजा है। मिस आंचल और रेयांश का केस में ही लड़ूंगा। आराध्य ने नोटिस पढ़ा। अंश बोला, अब इस रेयांश को क्या चाहिए? आराध्य बोला, उसे आंचल का बच्चा चाहिए। अगले मंडे से कैसे चालू हो जाएगा? पर क्या आंचल को इस बारे में पता है? रीत बोला, हाँ उसे पता है, वो ये केस लड़ने को तैयार है। आराध्य ने कहा, पर अब उसे क्या लेना देना है? उसने पहले ही आंचल को छोड़ दिया है। विशेष बोला। तभी पीछे से आवाज आई, आराध्य मुझे ये केस लड़ना है। ये आवाज आंचल की थी।
सबने पीछे देखा तो आंचल सीढ़ियों के पास से आ रही थी। आंचल चलकर आई। सिद्ध गुस्से में बोला, तेरा दिमाग खराब है आंचू, तू हमेशा अपनी क्यों करती हैं? देख, पहले ही हम तेरी बहुत बात मान चुके और अब तू इस मामले से दूर रहेगी। सिद्ध, मुझे ये केस लड़ना है। आंचल आराध्या और रीत के पास आकर खड़ी हुई। रीत, आराध्या प्लीज, मैं इस तरह चुप नहीं बैठ सकती, प्लीज मान जाओ, आराध्या ने कहा। पर अभी तू इस हालत में नहीं है कि केस लड़ सकें। आराध्या बिल्कुल ठीक बोल रहा है, रीत बोला। पर आंचल ने हार नहीं मानी। आखिर सब उसकी बात पर अग्री हो गए। धीरे धीरे सब अपने कमरे में चले गए। अंश जब कमरे में पहुंचा तो उसने पूरे कमरे को देखा। रिद्धि ने पूरे कमरे को सब्जी मंडी बनाया था। हर जगह सामान बिखरा हुआ था। अंश को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने रिद्धि को आवाज दिया। रिद्धि वहां पहुंची तो अंश पूरे कमरे को देख बोला, तुमने ये कमरे का क्या हाल किया है? देखो, मैं तुम्हें कोई चीज करने से नहीं रुकूंगा, पर मेरे कमरे को इस तरह बिखेरा मत करो। रिद्धि अंश को घूरते हुए पूरे कमरे को साफ कर दी। अगर उसकी मजबूरी ना होती तो वो कभी अंश को ना अपनाती। जब रिद्धि ने कमरे को साफ कर दिया तब जाकर अंश ने चैन की सांस ली। रिद्धि ने एक तकिया और चादर लिया और सोफे पर सोने चली गई। अंश को रिद्धि की नाराजगी पता थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता था, पर वो भी अब अपनी शादी को एक मौका देना चाहता था। रिद्धि के साथ खुशी से रहना चाहता था। रिद्धि सोफे पर लेटी हुई ऊपर सीलिंग को देख रही थी। अंश भी ऊपर देखते हुए बोला, रिद्धि अब तक मुझसे गुस्सा हो? पर रिद्धि का कोई जवाब नहीं आया। अंश आगे बोला, रिद्धि, कॉलेज में तुम्हें पसंद इसलिए नहीं करता था क्योंकि मेरे कोई भी भाई की गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए मैं हमेशा तुमसे दूर रहता। मैंने कभी तुम्हारे लड़कों वाले रूप को नहीं ठुकराया। तुम मुझे तब भी अच्छी लगती थी और आज भी अच्छी लगती हो। जानता हूँ तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो, पर अब हमारी शादी हो गई है और मैं चाहता हूँ कि हम सब कुछ भूलकर एक न्यू शुरुआत करते हैं। अंश अब रिद्धि के जवाब का इंतजार कर रहा था, पर कोई जवाब ना पाकर उसने रिद्धि को देखा तो वो सो चुकी थी। अंश भी लेट गया। कुछ देर में उसने अपनी आंखें बंद की। रिद्धि ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अंश की सब बात सुन ली थी, पर उसने जानबूझकर चुप रहना सही समझा। कभी उसका प्यार जुनून से कम नहीं था। उसने हर वो चीज किया जिससे अंश को उससे प्यार हो जाए, पर बदले में बस उसे बेइज्जती मिली। वो इतनी आसानी से कैसे सब भूल जाए? पर रिद्धि समझती थी कि उसका रिश्ता अंश से जुड़ा है और एक ना एक दिन उसे अंश को अपनाना ही होगा। रिद्धि भी अपनी शादी को तोड़ना नहीं चाहती थी, पर वो कुछ वक्त जरूर ले रही थी। यहाँ ऋषि के कमरे में ऋषि आराम से खर्राटे लेते हुए सो रहा था, पर आराध्या की नींद उड़ी हुई थी। उसने अपने कानों पर तकिए लगाए हुए थे। आराध्या को बड़ी मुश्किल से नींद आई। जब उसे नींद आई तो उसके हाथ वृंदा को सोचकर ऋषि के ऊपर चले गए। उसने अपने हाथ ऋषि की कमर को पकड़कर खींच लिया और अपना मुंह ऋषि की गर्दन में घुसाने गया था कि वो अभी बेड से नीचे गिरा हुआ मिला। ऋषि चिल्लाते हुए बोला, भाई, आपका दिमाग खराब है। मैं भाभी नहीं हूँ और मैं लड़का हूँ। आप अभी इस कमरे से बाहर जाओ। आराध्या शर्मिंदा था। उसे वृंदा की लत गई थी। वो जल्दी से कमरे से बाहर आया। पूरा घर सुनसान था। आराध्या अपने कमरे के पास पहुंचा। उसे लगा कि अंदर से दरवाजा बंद होगा, पर दरवाजा खुला पाकर वो कमरे में धीरे से गया। उसकी नज़र चैन से सो रही वृंदा पर गई। इस वक्त वृंदा को देखने भर से ही आराध्या के अंदर हलचल मच गई, पर वो धीरे से अपने सारे अरमान साइड में रखकर बेड पर दूसरी ओर जाकर लेट गया। लेकिन वो ज्यादा देर तक यूं सो नहीं पाया।
आराध्या ने मुड़कर वृंदा को देखा। अब जब उससे रहा नहीं गया, तब जाकर उसने वृंदा की कमर में अपने हाथ डालकर उसे अपने करीब किया और वृद्ध से चिपक कर सो गया। वृंदा ने अपनी आंखें घेरे से खोलकर आराध्या को देख मुस्कुरा दी। उसने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ा था। वो जानती थी आराध्या उसके बिना नहीं रह पाएगा। वृंदा ने आराध्या के माथे पर किस किया और सो गई। यहाँ विशेष और श्रद्धा के कमरे में। श्रद्धा बाथरूम से फ्रेश होकर आई। उसने आज रेड शॉर्ट नाइट गाउन पहना था। गीले बालों को साफ करते हुए मिरर के पास आई। यहाँ विशेष बेड पर बैठा उसकी तो हवाएं उड़ी हुई थी। श्रद्धा को देखने भर से ही विशेष को अपना शरीर अकड़ता हुए महसूस हुआ। श्रद्धा ने चलकर विशेष के पास आई। विशेष थूक गटकते हुए बोला, श्रद्धा क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? ये क्या पहना है तुमने? श्रद्धा अपने बाल झटकते हुए एक अंदाज में बोली, डार्लिंग आपको अच्छा नहीं लगा क्या? विशेष ने अपना सर ना में हिला दिया, लेकिन कुछ सोचकर उसने हाँ में सर हिला दिया। श्रद्धा की हंसी छूट गई। उसने विशेष से कहा, क्या आपने कभी इस तरह के कपड़ों में लड़की नहीं देखी? विशेष ने ना में सिर हिला दिया। फिर वो बोला, नहीं मैंने फिल्मों में देखा है। अरे वो सिद्धा की मूवी है ना, जान से जान तक उसमें देखा है। वो हीरोइन सिद्धा के लिए ये से कपड़े पहनी थी। श्रद्धा विशेष की मासूमियत देख रही थी। वो अभी भी कितना भोला था। श्रद्धा विशेष के पास बैठ गई और बोली, मैंने भी देखा वो मूवी, तभी से तो मैं सिद्धा भैया की दीवानी हूँ। वो कितने रोमांटिक है। अगर मेरी शादी आपसे नहीं होती तो आज मैं उनके ख्वाब सजा रही होती। हाय कितने रोमांटिक है। श्रद्धा ने ये बात विशेष को चिढ़ने के लिए बोली थी और हुआ भी ऐसा। विशेष को बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात। वो उठा और बालकनी की ओर बढ़ गया। श्रद्धा धीरे से बोली, आग सही जगह लगी है। श्रद्धा खड़ी हुई और अपनी कोटी उतारकर बेड पर रख दी। अब उसके कई अंग रिवील हो रहे थे क्योंकि वो नाइट सूट बिल्कुल पतला था। श्रद्धा विशेष की ओर बढ़ गई। उसने देखा कि विशेष बालकनी में सिगरेट पी रहा है। वो गुस्से में विशेष के हाथ से सिगरेट को छीनकर खुद उसे पीने लगी, पर उसे तुरंत खांसी आ गई। विशेष श्रद्धा से सिगरेट छीन पाता उससे पहले ही श्रद्धा ने सिगरेट का कस ले लिया था। उसकी खांसी देख विशेष उसकी पीठ सहलाते हुए डांटा, बेवकूफ तुम्हें किसने कहा कि सिगरेट पियो? श्रद्धा खुद को शांत कर गुस्से में बोली, तो आपको किसने कहा कि आप इसे पी सकते हैं? ध्यान से सुनिए, आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं है, वो मेरी भी है। आगे से आपको सिर्फ मेरा नशा होना चाहिए और किसी नशे को मैं आपके पास भटकने भी नहीं दूंगी। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।